अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, एंजॉय कर रहे हैं? भाई मौसम तो बड़ा एंजॉय करने वाला हो रहा है। कराची का मौसम मौसम नहीं है, बल्कि कराची का मौसम अब बड़ा ज़बरदस्त हो गया है। और मौसम से हमने आगाज़ किया है, तो मौसम की मैं बात करने से पहले ना थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि गुज़िश्ता कई रोज़ से महकमा मौसमियात की जानिब से ऐसा कहा जा रहा था कि बारिश मुतवक्के है और 31 मार्च तक भी डेडलाइन दी गई थी कि भाई बारिश होगी। लेकिन अब दोबारा से महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो मौसम की बारिश की पेशगोई की गई है। और क्या मौसम रहेगा, कैसा मौसम रहेगा, इस हवाले से ज़रा मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि जो शहर का मतला जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। मौसम ड्राई हो सकता है और इसके अलावा बारिश का इम्कान है। यानी लिटरली अब जो है वो ये अलर्ट भी जारी किया है कि कराची समेत पूरे पाकिस्तान में बारिश का इम्कान है और ये 1 अप्रैल से जो है वो बारिश हो सकती है। और यही कहा है कि इसका जो सिलसिला है वो भाई 4 अप्रैल तक वक्फे से जारी रहेगा। तो शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो है 24 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इसके अलावा हवा में जो नमी का तनासुब है ना वो है जनाब 60%। तो कराची वालों तैयार हो जाएं, बस बादल बरसने को तैयार हैं, बारिश बरस सकती है और तैयारी कर लें। और इस हवाले से कराची वालों की क्या तैयारी होती है? कराची वाले जो हैं वो अगर खाने पकाते हैं, समोसे बनाते हैं, पकौड़े बनाते हैं, तो साथ साथ में डरते भी हैं कि भाई फिर उस दिन कहीं ऑफ ही कर लेते हैं, ऑफिस जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं। जो बच्चे हैं वो कहते हैं हम ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि वापसी का नहीं पता होता ना। तो भाई आपने अपनी कमर कस लेनी है, तैयारी कर लेनी है। और रेन इमरजेंसी के हवाले से भी अब क्या इकदाम किए गए हैं ये तो सिंध गवर्नमेंट को पता है, लेकिन कराची में बादल बरसने को तैयार है। न सिर्फ कराची में बल्कि ओवरऑल पूरे मुल्क में ही जो है कहा जा रहा है, लेकिन सिंध के इलाकों में मेनली जो है वो बारिश हो सकती है। तो 1 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक बारिश मुतवक्के है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ईद उल फित्र गई है और उसके फौर से लोगों को जो है ना वो हेल्थ कंसर्न्स हो गए हैं। अब ये क्या हेल्थ कंसर्न्स है? अब इसमें ना लोगों को हड्डियों में बहुत दर्द हो रहा है। यानी कि ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स लेकर लोग आ रहे हैं, मरीज़ जो हैं इस कंप्लेन के साथ आ रहे हैं कि उनको जो है वो हड्डियों में जो है वो दर्द हो रहा है। अच्छा जी, अब हड्डियों में जो दर्द हो रहा है वो किस तरह से है कि ये जो डॉक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हड्डियाँ टूटने के साथ आने वाले जो मरीज़ हैं वो भी ड्रेसिंग कराने के लिए लाइनें लगा रहे हैं, उनकी भी जो है वो लाइनें लग गई हैं। अच्छा जी, अब क्या है, जो माहिरीन है इस हवाले से वो ये कहते हैं कि आवाम जो है वो खालिस दूध और देसी चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि उन हड्डियाँ हैं वो मजबूत हों। और इसके अलावा जो है वो जो गाड़ियाँ चलाने वाले हैं और पैदल चलने वाले अफराद हैं वो ज़्यादातर एहतियात करें। तो हड्डियों के हवाले से जो है ये बताया गया है तिब्बी माहिरीन के जानिब से। और सिटी 21 क्योंकि आपको आगाह करता है हर खबर से पहले, तो फिर हम आपको फ़ौरन से बता देते हैं कि जी क्या कुछ हो रहा है। तो हर खबर पर नज़र होती है सिटी 21 की, तो अपनी सेहत की जो है वो ख्याल रखें। और इसके अलावा जो हड्डियों का मर्ज़ है यानी हड्डियों में दर्द की जो कंप्लेन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जी 15 पुलिस का कारनामा, ज़बरदस्त कारनामा किया है। अच्छा जी, ये क्या वाक़या है? वाक़या कुछ ये है कि यूपी मोड़ नस्जियो मार्केट पर जो है ना वो एक लावारिस कार की इतला मौसूल हुई। उसके बाद जब वहाँ पर पुलिस पहुँची, मतलब कॉलर ने जब कॉलर से मुलाकात की, तो फिर मौके पर एक सिल्वर रंग की जो कल्टस थी वो वहाँ पर मौजूद थी। अब ये कल्टस जो थी ये 5 तारीख को चोरी हुई थी और 15 की मदद से, 15 पुलिस की मदद से जो है ये कार मिल गई है। अब ये जो मुतासरा शख्स था इन्होंने शुक्रिया भी अदा किया है और बहुत अच्छी बात है कि हमारी पुलिस को इस तरह से शाबाशी देनी चाहिए। हमारी पुलिस पे इतना कॉन्फिडेंस अब हमारा होना चाहिए कि अगर हमारी कोई चीज़ चोरी होती है तो हमारी पुलिस ढूंढ लेती है। ज़रा सुनिए ये क्या कह रहे हैं। चलें जी, 15 पुलिस का अहम कारनामा और खोई हुई कार जो थी, चोरी हुई कार जो थी वो मिल गई है। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं रेमेडी की, लेकिन आज ब्यूटी के बारे में बात नहीं करेंगे। गर्मियाँ आ रही हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें परेशान करती हैं। स्पेशली कुछ लोगों के शूज़ में बहुत ज़्यादा स्मेल होती है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि अगर उनके शूज़ में स्मेल है या किसी को फील होता है कि नहीं जूतों से बहुत गंदी बदबू आ रही है, तो उसके लिए जो रेमेडी है वो रेमेडी आप ये कर सकते हैं कि आपने ये करना है कि बेकिंग सोडा लेना है और फिर उसको स्प्रिंकल करना है जूतों पे और फिर छोड़ देना है ओवर द नाइट। और उसके बाद सुबह जो है उसको साफ़ करके आपने शूज़ पहन लेने। अच्छा जी, जो दूसरी रेमेडी है वो कुछ इस तरीके से है कि आपने टी बैग लेने हैं और उसको फिर ड्राई प्लेस पे रख देना है, यानी कि जूते के ऊपर आपने रख देना है या जूते के अंदर रख देना है और फिर उसके बाद आपने ओवर द नाइट रख के उसको सुबह उठा लेना है। तीसरी रेमेडी जो है वो ये है जूतों से बदबू दूर करने की कि आपने शूज़ जो हैं वो प्लास्टिक के बैग के अंदर रखने।
राइट। अब जब आप प्लास्टिक के बैग के अंदर रखेंगे और उसको रात में आप फ्रीज कर देंगे, उसके बाद जब सुबह निकालेंगे तो उसकी जो बदबू है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये 3 बेस्ट रेमेडीज़ हैं आपके शूज़ से स्मेल दूर करने के लिए। चले जी, शो में अब वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर करेंगे सारी बातें। वेलकम बैक। तो जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं ज़बरदस्त इवेंट की। आई एम टॉकिंग अबाउट पीएसएल। और पीएसएल जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है और जिस तरीके से हमारे क्रिकेटर्स खेल रहे हैं और जो टैलेंट भी सामने आया है और जिस तरह के अब कंट्रोवर्सी भी हुई है, तो अपार्ट फ्रॉम दैट पीएसएल इज़ गोइंग वेल। और इसके अंदर जितने भी प्लेयर्स हैं ना, उनके बारे में बात करेंगे कि भाई किसकी क्या परफॉर्मेंस है और किस टीम को किस चीज़ पर फोकस करनी चाहिए, किसकी बैटिंग अच्छी है, किसको बॉलिंग पे तवज्जो देनी चाहिए। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ महमूद हामिद साहब मौजूद हैं, एक्स इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप? बताएं, ठीक है सब? बिल्कुल ठीक ठाक। सर कैसे देख रहे हैं पीएसएल के मैचेस को और कौन सी टीम सबसे पहले ये बताइएगा आपकी फेवरेट है? देखिए, मैं ये तो पाकिस्तान सुपर लीग है, लेकिन डेफिनेटली सारी टीमें ही हमारी हैं और जी जी टीम, लेकिन कराची, डेफिनेटली कराची से हम ताल्लुक है हमारा, कराची से क्रिकेट के लिए जी बहुत बड़ी विनिंग देखी, तो डेफिनेटली थोड़ा सा जो है वो कराची की तरफ जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम कोयटा को भी देखते हैं तो कोयटा भी एक अच्छी टीम है और कोयटा में भी ज्यादातर जो है वो कराची का थोड़ा इन्फ्लुएंस है। सो ये 2 टीमें जो जिनको मैं पसंद भी करता हूँ और फेवरेट भी हैं। हाँ सही। अच्छा, कितने मैचेस जो हैं वो आप देख रहे हैं कम्पिटिटिव हुए हैं, किस तरह के मैचेस हो रहे हैं और अभी किस टीम को जो है, लाइक अगर मैं बात करूं कराची किंग्स की, तो उस टीम में आपको क्या लगता है कि उनको अपनी बैटिंग या बॉलिंग पर तवज्जो देनी चाहिए, करना क्या चाहिए एक्चुअल में? क्योंकि जो भी हैदराबाद हैं वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर भी बात करते हैं, लेकिन पहले कराची किंग्स। देखिए, कराची की ओवरऑल अगर आप टीम देखें, एक्सपीरियंस टीम है। अगर उनके पास आप ऊपर से देखें तो उनके पास कैप्टन उनके वार्नर, वेरी एक्सपीरियंस T20 क्रिकेटर, जबरदस्त क्रिकेटर है। फिर बीच के अंदर अगर आप देखें तो जो काम मोइन अली करके दे रहे हैं उनको, वो बहुत ही जबरदस्त है। और फिर उन्होंने जो प्लेयर्स लिए हुए हैं, जो यंग प्लेयर्स हैं, लाइक साद बेग, सॉरी, तो साद बेग की परफॉर्मेंस भी अगर आप देखती हैं ओवरऑल डोमेस्टिक क्रिकेट में इस दफा उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है और उन्होंने क्रिकेट खेली। और अगर आप पहला मैच देखती हैं तो उसमें भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। तो जो सेकंड मैच था वो तो लो स्कोरिंग टारगेट को अचीव करने थे, तो वहां पर चिप इन करना था। तो उनके मिडिल ऑर्डर से जिस तरह चिप इन किए और एंड में आके जो है वो मैच को जिस तरह जीता है, मैच बहुत जबरदस्त हुआ। थोड़ी बहुत गलतियां जिसे कहना चाहिए लाहौर ने की हैं, जिसकी वजह से वरना मुझे लग रहा था कि लाहौर जो है वो मैच ले जाएगा, क्योंकि उनकी बॉलिंग भी एक्सपीरियंस थी। शाहीन ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है। तो ये सारी चीजें, पर अगर कराची की बॉलिंग भी देखते हैं तो उनके पास एक जो फैक्टर है स्पिन का, वो जैम्पा पहले बॉलिंग की है, सेकंड मैच में भी बड़ी जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग की है। तो ओवरऑल अगर हम टीम देखते हैं तो एक बहुत टीम उन्होंने कराची ने जो बनाई है। मीर हमजा उनके पास एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर है। तो अगर कराची की बात करते हैं तो बैलेंस टीम है। और बात वो ये सर कि जो ये टीम्स हैं, मतलब ये 8 टीम्स हैं, ये मैचेस जो हैं अब इस तरह के मैचेस हो रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड, मतलब कोई भी रिजल्ट सामने आ सकता है। अब कराची किंग्स जो है उनकी टीम अच्छी बैलेंस है, अपने मीर हमजा की बात की, जैम्पा एंड ऑल दैट, ये सब झलक नज़र आते हैं। मतलब कुछ ऐसी टीम्स भी हैं जिसमें कुछ प्लेयर्स हैं लेकिन टीम शायद उतनी झलक या सिंक में नज़र नहीं आती है। जैसे हैदराबाद के बारे में बात करूँ तो उनकी टीम को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हैदराबाद एक नई टीम है। इतने एक्सपीरियंस मेरे ख्याल ओनर्स को इतना मेरे ख्याल वो चीज का एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, उन्होंने कुछ जब मेरे ख्याल से प्लेयर्स का ऑक्शंस हो रहा था तो वहां पर उन्होंने वो प्लेयर्स नहीं पिक किए, मैं जो समझता हूँ, जिनको मेरे ख्याल से
एक्सपीरियंस था या जिनको पीएसएल का थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, जी। उन्होंने वो प्लेयर्स ज्यादा लिए जो उनके साथ इवन अमेरिका के अंदर भी खेल रहे हैं। तो वो क्रिकेट, देखिए वो क्रिकेट और ये क्रिकेट में बहुत बहुत फर्क है। हाँ। यहाँ पर प्रेशर डिफरेंट है, यहाँ पर हाइप बहुत डिफरेंट है। जैसे पीएसएल वन ऑफ द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, तो आप वो चीज नजर नहीं आ रही। फिर लबुशेंगे उनके कैप्टन हैं और वो कैप्टनसी का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। और नंबर 2, हाँ। जब आप कोई नई टीम बनाते हैं तो उसको जेलन होने में आपको थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है। हाँ। तो उसमें ये होता है कि उनको इतना टाइम नहीं मिला, क्योंकि ईद के फौरन बाद थोड़ा 3-4 दिन का मेरे ख्याल से कैंप लगा है। हाँ। अब उसके अंदर कप्तान को अपनी टीम देखना, किस प्लेयर को लेकर चलना है, कौन सा कॉम्बिनेशन सही रहेगा। हाँ। अगर आप पहला मैच देखते हैं तो उन्होंने 3-4 चेंज कर दिए। हाँ। इट मींस के उनको अभी आइडिया नहीं हो पा रहा है कि हमने कौन सी टीम को लेकर चलना है। सही। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा वक्त दरकार होगा इनको जो है वो जेलन होने में, लेकिन इतना भी नहीं लें कि टूर्नामेंट निकल जाए। हाँ। तो मेरे ख्याल से अब उन्होंने मीटिंग की होगी, डेफिनेटली प्रैक्टिस सेशन में उनके जितने भी कोचिंग स्टाफ है वो सारी चीजें वो एक दूसरे को देख होंगे कि कौन सी टीम हमारी जो है वो बेहतर है, कौन सा कॉम्बिनेशन हमारा बेहतर है, हम कितने बैट्समैनों से जाएं, हमारे स्पिनर्स कौन से। तो वो अगर कॉम्बिनेशन का वंस सेट हो गया तो डेफिनेटली फिर वो अच्छा कर सकेंगे। फिर वो अच्छा कर सकेंगे। अच्छा सर, बाकी टीम्स पर बात करने से पहले ओवरऑल थोड़ा सा पीएसएल इवेंट के बारे में बात करते हैं कि एक ज़बरदस्त इवेंट है, इंटरनेशनल इवेंट है और अब दुनिया की नज़रें ना पीएसएल पर हैं। अब हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ पर काफ़ी स्पेकुलेशंस होती हैं, तो इस वक्त क्या आप देख रहे हैं वहाँ पर सिचुएशन? क्योंकि एक के बाद एक जो है वहाँ से जो है वो स्टेटमेंट्स आते रहते हैं, एक के बाद एक कोई ना कोई वहाँ से ऐसा इशू बनता है या प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि वो चाहते हैं कि जी जो पाकिस्तानी क्रिकेट है खुदा ना खास्ता उसको नुकसान हो, या फिर हमारे क्रिकेटर्स के बारे में कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। तो अभी जो रद्द-ए-अमल है वहाँ पर जो क्रिकेटर्स का या वहाँ पर जो सोशल मीडिया पर अभी भी पाकिस्तान के हवाले से बात होती है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? या आप किसी का अगर कोई स्टेटमेंट कोट करना चाहेंगे और उसके बारे में बात करना चाहेंगे तो ज़रूर कीजिए। देखिए, सबसे जो एक चीज है, हमें अपनी चीजों को देखना चाहिए। मैं अपने घर को देखूंगा। हाँ। मुझे अगर मैं अपने बाहर वालों की बातें सुन के अपने घर को खराब करने के लिए उनकी चीजें, वो तो हमेशा के अगेंस्ट है हमारे। सही। हमें कोई ना कोई ऐसी चीज कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमें अपनी क्रिकेट को अच्छा करना है। मैं इस बात बताऊंगा, देखिए उन्होंने वो जितनी भी बातें करें उन्होंने क्रिकेट को अच्छा किया हुआ है, ठीक है ना। सही। आप अभी देखो T20 उन्होंने जिस तरह खेला है और वो जीता है। हाँ, 2 घंटे वो जीत रहे हैं। हमारी पोजीशंस कहाँ है? हम उनको इतना नहीं देखना चाहिए। हमें उनकी कोई अच्छी चीज है वो अडॉप्ट कर लें। सही। बुरी चीजों को आप छोड़ दें। उनके लोग क्या कह रहे हैं, उनकी क्या बातें हो रही हैं, वो असल में इशू ये है कि उनकी जो टीम है ऑब्वियसली उसमें कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो वाकई नो डाउट अच्छा खेल लेते हैं, अच्छा खेलते हैं, मगर हमारे ही लोग जब रिजेंबल करते हैं ना हमारे अपने प्लेयर्स को, जी फला जो है वो फला की तरह है, फला जो है वो फला की तरह है, फिर वो कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है कि जी हमारा फला प्लेयर तो जो है वो ऐसा खेल रहा है। आई मस्ट से कि हमारे प्लेयर्स बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। हमारे यहाँ पर फोकस करने की कमी है, हमारे यहाँ पर इस चीज़ की कमी है कि कंसिस्टेंसी की कमी है। मतलब एक प्लेयर अगर पीएसएल में बहुत अच्छा खेल रहा है तो इंटरनेशनल इवेंट में आप देखेंगे कहीं ना कहीं उसकी जो परफॉर्मेंस है वो उस तरह से डाउन हो रही होगी। एक प्लेयर जो है अगर वो कहीं और बहुत ज़्यादा अच्छा जस्ट लाइक ऑस्ट्रेलिया से मैच है या फिर साउथ अफ्रीका से मैच है, वहाँ पर उसने एक दिन अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है तो वो अगले 10 दिन उस तरह से परफॉर्म नहीं करते। तो ये जो कंसिस्टेंसी है एक तो ये कितनी ज़रूरी होती है, और फिर ये जो कंपैरिजन होता है क्रिकेटर्स का, ये किस हद तक ठीक है ये ज़रूर बताइएगा सर, क्योंकि आप भी जब खेलते होंगे तो कंपैरिजन होते होंगे। जी सर। देखिए, कंपैरिजन तो डेफिनेटली होते हैं। जी जी। अभी आजकल जो दौर है ना वो डिजिटल का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। इसमें एक बहुत है। आप देखें कि आपको टाइम नहीं मिलता कि आप जो अपनी एक परफॉर्मेंस पे कम से कम 2-4 दिन 5 दिन एक खुश होके बैठे, आपका फौरन दूसरा मैच आ जाता है और वो आपका अगर खराब हो जाता है तो वो सारी जो परफॉर्मेंसेज है वो खत्म हो जाती हैं आपकी, जो पीछे की परफॉर्मेंस। क्रिकेट बहुत पूरे साल आप लोग हम जो है इस वक्त प्लेयर्स क्रिकेट खेल रहे होते हैं डिफरेंट लीग्स में। फिर अगर जिनकी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होती हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं।
तो आपको ऑल द टाइम फिटनेस, मेंटली अपने आप को स्ट्रांग करना पड़ता है। पहले आपके मैचेस इतने नहीं होते थे, अगर कोई टूर हुआ उसके बाद थोड़ा सा गैप आ जाता था, आपको रिलैक्स होने का मौका मिल जाता था। आप अगर वो गलतियां होती थी आप उसके ऊपर वर्कआउट कर देते। अब आपके पास मसला ये ऑफ सीजन नहीं है कोई। जब ऑफ सीजन नहीं होता है तो आप अपने ऊपर काम, या कोच आपके ऊपर काम कब करेगा? अब अगर देखें ये टूर्नामेंट चल रहा है PSL, अगर कोई किसी की कोई खामी है तो कोच का भी काम नहीं है कि उसकी खामियों पे वो काम करे। उसको सिर्फ बता सकता है कि तुम ये कर रहे हो, तुम ये कर, मेंटली स्ट्रांग कर सकता है, उसकी पॉजिटिव साइड्स की तरफ उसको लेकर जा सकता है, क्योंकि उसको प्लान है कि मैच जीतना कैसे। हमारा ये थोड़ा सा ड्रॉबैक आ रहा है कि हमारे कुछ प्लेयर्स हैं जिनको अकेडमी टाइम नहीं मिल पा रहा उन कोचेस के साथ, कि जो गलतियां वो कर रहे हैं क्रिकेट के अंदर बैटिंग साइड पे या बॉलिंग साइड के ऊपर, तो वो वहां पर वो काम कर सकें। और सेकेंडली हमारे कुछ प्लेयर्स जिनकी आप बात कर रही हैं, मैं भी उन्हीं को मतलब नाम नहीं ले रहा, लेकिन नहीं सर आप नाम ले सकते हैं। बेसिकली अगर क्रिकेट होती तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते, फॉर्म अच्छी नहीं थी। बाबर आजम जो है वो जब डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही थी तो वो लाहौर नहीं खेले, तो उनको वहां से खेलना चाहिए। देखिए आपको मैचेस में अगर आप परफॉर्म करते हैं, आप एक लेवल के ऊपर क्रिकेट खेल के, तो आपकी फॉर्म आती है, आप 100 करते हैं। सर आपने बहुत अच्छी बात की, आपने बहुत अच्छी बात की, आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि जब हमारे पड़ोसी मुल्क में, इंडिया में इस तरह की सिचुएशन होती है ना, तो वो अपने प्लेयर्स को कहते हैं कि ठीक है, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ऑल्दो कि आपने बहुत रिकॉर्ड्स बनाए हैं या फिर आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन समहाउ हर किसी पे ऐसा टाइम आता है कि ही यूज्ड टू फील डाउन एंड ऑल, तो आप जाइए और जो है ना डोमेस्टिक खेलिए। या समटाइम्स वो उनको जो है वो अपने जो दूसरे मैचेस होते हैं उसके अंदर खेलने के लिए कहते हैं और उनके प्लेयर्स खेलते हैं, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। और जब आप थोड़ा सा चेंज होके मतलब डोमेस्टिक खेल के वापस जब आप आते हैं तो आप ज़्यादा रिफाइन हो जाते हैं। मेरे ख्याल में इस चीज़ को इतना कोई बड़ा मसला नहीं बनाना चाहिए, उनके प्लेयर्स चले जाते हैं और वो खेलते हैं। तो अगर हमारे यहाँ पर कोई परफॉर्मेंस इश्यूज होते हैं और हमारे यहाँ पर किसी को कहा भी जाता है कि अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर दें या बेहतर कर लें, तो वो लॉजिक ही कोई और देते, नहीं ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे। ये आप इस चीज़ को कितना देख रहे हैं, हमारे प्लेयर्स को ग्रूम होने की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास पैशन है, हमारे पास बेहतरीन बैट्समैन हैं, हमारे पास बेहतरीन बॉलर हैं। पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है। हमारी स्पिन आप देख लें या हमारी जो क्रिकेट स्ट्रैटेजी है, अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ चलें तो हम मेरे ख्याल में नंबर 1 टीम थे और अब भी हम नंबर 1 बन सकते हैं। जी सर। देखिए आपने बहुत जो बात की है उसमें आपको थोड़ा सा लेकर जाता हूँ। जी जी जी। आपके पास कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसपे आप बिलीव करते हैं या कि ये खड़ा है तो मैच जिताएगा? हाँ, बात वही है ना। हाँ बिल्कुल, यही प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है। हाँ, मिडिल ऑर्डर आपका ऐसा नहीं है कि वो अगर 12-13 रन करने हो तो वो मैच को लेकर चला जाए। या फिर आपकी बॉलिंग साइड के ऊपर चले जाए। एक्सेप्ट दो आपके पास स्पिनर्स अच्छे हैं, लेकिन आपके पास पेसर के एंड में बचा सके मैच को, नहीं बचा पा रहे। और आप कंसिस्टेंसी आप देख लें कि जब हम इवेंट के अंदर जाते हैं तो इवेंट में ऐसे ओवर हमारे बॉलर में कोई ऐसा कर देता है कि जहां से मैच टर्न हो जाता है। अगर आप देखें शाइन का वो ओवर, जैसे विकेट कीपर ने एक ओवर ऐसा खेला और मैच अपने हाथ में कर लिया। बिल्कुल इसी तरह अमेरिका के मैच में चले आए हारिस रऊफ का वो ओवर, ठीक है जी सर। आप ऐसा कोई आपका कोई स्टार नहीं है। अब मैं आपको पीछे की तरफ लेना चाहता हूँ कि आपके पास स्टार क्यों थे, लाइक वसीम अकरम, लाइक वकील यूनुस, अगर लाइक शुएब अख्तर। आपके पास स्पिनर में आ जाए तो मुश्ताक अहमद, तो सफैन मुश्ताक, तो विकेट कीपर में आ जाए मोइन राशिद, और मिडिल ऑर्डर आपका इंजमाम, यूसुफ, यूनुस, सईद अनवर या हमीद सुहेल। अगर वो उनकी परफॉर्मेंस नहीं होती थी तो वो बैक टू द बेसिक, बैक टू द डोमेस्टिक क्रिकेट में आते थे। मैं PIA से खेला, मैं UPL से मैं खेला, तो मेरे साथ सब, और पाकिस्तान से जब भी तो ये लोग हमेशा फॉर्म, अगर उनकी फॉर्म नहीं होती थी या वो ड्रॉप हो रहे होते थे तो डोमेस्टिक में आके परफॉर्म करते थे, अपनी फॉर्म को रिगेन करते थे, उनका होता था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि कमबैक फौरन हो जाता है, कोई परफॉर्मेंस के बाद अगर कोई ड्रॉप होता है
तो उसकी क्या परफॉर्मेंस है, उसने क्या डोमेस्टिक में किया है, सही। वो दूसरी लीगों की परफॉर्मेंस के ऊपर सही, बिल्कुल वो जो बिल्कुल। है वो जब टीम बात वही है कि जब प्लेयर्स को रखा जाता है और फिर अवाम जो है कहते नहीं जी ये आपने इसको रखना है, इसको रखना है, और अवाम की जानिब से जब प्रेशर होता है उसके बाद जब रखते परफॉर्म नहीं करते तो फिर उनको पता चलता है अच्छा जी जो फैसले कर रहे थे वो फैसले बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अब थोड़ा सा PSL के बारे में बात करते हैं। अब जो लाहौर कलंदर्स है उसको आप कैसा देख रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को आप कैसा देख रहे हैं, क्या कंफ्यूजन क्या है सर इस टीम में? टीम में कोई, मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं है, और लाहौर कलंदर्स अच्छा खेलती भी आ रही है, पिछले सीजन भी बहुत अच्छा बेहतर, खेली है। हाँ तो सही। मेरे ख्याल से एक मैच के ऊपर अगर हम इतनी जल्दी डिसीजन ले लें तो हाँ कहीं होता है। हाँ देखिए सबसे इम्पोर्टेंट मैं बात बताता हूँ, देखिए थोड़ा सा हमें बोर्ड को भी बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा कि बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, 4 मैच एक ही पिच के ऊपर हमने करा दिए, ठीक है, इतना बड़ा स्क्वायर है काफी स्टेडियम का, तो भाई अगर आपने 2 मैच करा दिए थे तो 2 मैच आप अगली कोई पिच के ऊपर कराते। देखिए पिच का फैक्टर बहुत सही। इंपॉर्टेंट होता है। हाँ 127 में मुश्किल पिच हो गया था, हाँ गेंद ग्रिप कर रहा था, गेंद थोड़ा सा टर्न कर रहा जी था, जी बैट्समैनों को मुश्किल हो रही थी वहां पे। हाँ तो ये भी एक देखो सही। फैक्टर देयर होता आर है मेनी कि जहाँ फैक्टर्स, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो देखने के लिए होते हैं, और टीम्स जो है सारी अच्छी हैं, सब अच्छा खेलने की कोशिश करती हैं, और जो टीम इस वक्त जीत रही हैं डेफिनेटली उनके साथ बेस्ट विशेस हैं, लेकिन तमाम टीम्स को जो है वो मेहनत बड़ी ज़रूरत है और कंसिस्टेंसी की बड़ी ज़रूरत है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया महमूद हामिद साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे शो के लिए निकाला। चले जी, शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे ढेर सारी बातें और मजीद पर्सनैलिटीज़ हमें ज्वाइन करेंगी। वेलकम बैक। अब कुछ बात करेंगे हम कलर डिस्क्रिमिनेशन की। अच्छा, ये एक ऐसा टॉपिक है जो इंतहाई अहम है, लेकिन लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, इसलिए क्योंकि उनकी खुद की ये डिमांड होती है। अगर मैं शुरू करूँ ना कि लड़कियों के रिश्ते किस तरह से ढूंढे जाते हैं और उसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो उसमें भी ये कलर सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है। अगर किसी से मॉडलिंग करानी है, अगर किसी की जो है वो ब्यूटी को जांचना है, या किसी की पर्सनैलिटी को जांचना है, या फिर ख़ानदान में भी किसी को कहना है कि ये खूबसूरत है, नहीं ये कम खूबसूरत है, हमारे यहाँ लोग ऐसे ही हैं, तो वो कहते हैं जी इसका रंग गोरा होना चाहिए। तो कलर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ऐसा नहीं है कि मुल्क से बाहर है, पाकिस्तान में भी बहुत है, लेकिन दबे अल्फाजों में है। मतलब लोग जो है इस बारे में ये बात करते हैं कि अगर किसी का कलर कम है तो क्या हो गया, मतलब अगर किसी की रंगत कम है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इंसान की पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने तो सबको खूबसूरत बनाया है, हर कलर में खूबसूरती है, लेकिन कलर डिस्क्रिमिनेशन है। अब ये किस तरह से माशरे पे इफ़ेक्ट करता है, और वो लोग जो कि जाहिर सी बात है इस डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होते हैं, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ फातिमा लोधी मौजूद हैं, जो कि एंटी कलरिज्म एडवोकेट हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा फातिमा, क्योंकि हम कलर डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप खुद एडवोकेट हैं, कितने केसेस आपने ऐसे देखे हैं, या कितनी कंप्लेंट्स, या कितनी ऐसी जो है वो आपने रीजंस देखे हैं कि लोगों को बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड कर दिया है, सिर्फ इस कलर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से लोगों के करियर, लोगों के फ्यूचर, ज़िंदगी तबाह हो गई है? जी फातिमा। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कसिंग दिस टॉपिक। ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है जो कि बहुत इग्नोर्ड है हमारी सोसाइटी में, बट ऑलमोस्ट एवरीबडी इज बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन। मैं अपने से शुरू करती हूँ क्योंकि आई एम ऑल्सो डार्क स्किन्ड वुमन, तो मैंने थ्रू आउट माई लाइफ, ड्यूरिंग स्कूल, ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी, कॉलेज, मैंने बुलिंग फेस की है ड्यू टू माई स्किन टोन। सो ये चीज़ मुझसे शुरू हुई कि मैंने बहुत ज़्यादा महसूस किया, इर्द गिर्द के लोगों ने मुझे बताया कि देयर समथिंग रॉन्ग विद माई स्किन टोन। सो फिर मैंने जो है वो एक कैंपेन का आगाज किया जिसका नाम है डार्क इज डिवाइन। अच्छा। और इस कैंपेन का बेसिक मकसद यही है कि मैं अपनी आवाज़ उठाऊं उन लड़कियों के लिए, उन लोगों के लिए, उन लड़कों के लिए जो कि सांवली रंगत के हैं, जो कि डार्क स्किन है, एंड उनको ये फील कराया जाता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद देयर स्किन टोन।
सो ये कैंपेन जो है वो एक रिस्पॉन्स था टू कलरिज्म. कलरिज्म इज बेसिकली, मैं थोड़ा सा अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि colorism is basically discrimination on the basis of skin tone within the race. हम एशियंस हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमें कोई बाहर से आकर डिस्क्रिमिनेट नहीं करता. हमारे अपने इर्द गिर्द के लोग, हमारे अपने लोग हमें डिस्क्रिमिनेट करते हैं और हमें ये महसूस कराते हैं कि जो हमारी रंगत है वो एक डिजीज है, ठीक है, और हम उसको किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, हम उसको किस तरह से फिक्स कर सकते हैं. तो ये माइंडसेट जो है ये काफी सदियों से चलता आ रहा है और उसकी वजह से बहुत से ऐसे केसेस हैं, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं. स्टार्टिंग में लड़कियां इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, दे नेवर वांटेड टू टॉक अबाउट इट. बिकॉज होता ये है कि जब आप अपनी स्टोरी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन शेयर करते हैं तो या तो आप लोगों से आंखें नहीं मिला सकते या आप में उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि आप उस पर बात कर सकें. तो इसीलिए मैंने अपने आप से शुरुआत की. मैंने पहले अपनी सारी स्टोरी शेयर की कि किस तरह से मैं डिस्क्रिमिनेट हुई थी, ताकि बाकी लड़कियों को हौसला मिल सके कि वो इस पर बात कर सकती हैं और आपकी रंगत कोई शर्मिंदगी का बाइस नहीं है. बिल्कुल ठीक कह रही हैं फातिमा कि आपका जो है स्किन का कलर है वो कुछ भी हो, आपकी पर्सनैलिटी काउंट होती है. आपका दिल, आपका एटीट्यूड, आपकी तालीम, आपका बैकग्राउंड देखा जाता है. लेकिन आप क्या समझती हैं कि क्यों हमारे यहाँ पर भी अब ये नेसेसरी हो गया है कि अगर जो है वो किसी लड़के के लिए लड़की देखनी है तो लड़के की जो वालदा हैं उनकी पहली रिक्वायरमेंट ये है कि लड़की गोरी होनी चाहिए. अगर किसी जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांडिंग के लिए, मॉडलिंग के लिए या किसी भी शूट्स के लिए कोई लड़की चाहिए या कोई खातून चाहिए, तो या इनफैक्ट मर्द भी, नॉट ओनली विमेंस, अब ये क्राइटेरिया मर्दों पर भी है कि जी पहले तो ये होता था ना कि जी डार्क, हैंडसम एंड टॉल एंड ऑल, अब ये होता है नहीं जी, लड़के भी जो हैं वो फेयर कॉम्प्लेक्शन के हों तो ही लोग उनको बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद कर रहे होते हैं. और उसी वजह से आप देखिए हमारे कितने सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने आप को चेंज किया है, जिन्होंने जो है वो एस्थेटिक क्लिनिक्स का रुख किया है और बहुत ज़्यादा अपने आप को तब्दील करके सामने आए. तो ये क्यों ऐसा हमारे माशरे में ये माइंडसेट क्यों है और इसको कैसे इस माइंडसेट को कैसे ख़त्म किया जाए? देखिए ये जर्म्स तो हमारे जब वी वर कॉलोनाइज्ड, ठीक है, वी वर अंडर द ब्रिटिश राज, राइट, ये जर्म्स तब से हमारे साथ है. हमें लगता है और हम सोचते हैं और हमें बिकॉज ये सिखाया गया है थ्रू मीडिया, थ्रू ब्यूटी मैगजीन्स कि वाइट इज माइट. आप कोई भी आप कोई भी चैनल उठा के देख लें, सारे एडवर्टाइजमेंट्स दे आर सेलिंग ब्यूटी क्रीम्स इन द नेम ऑफ ब्यूटी, ठीक है. आपने फेयर स्किन को एम्बेसडर बना दिया है ऑफ ब्यूटी. So, I mean, beauty is not only associated with one skin tone. Everybody is equally beautiful. Okay? I always give this an example that you enter a room और हर चीज सफेद है, background आपका, आपकी wall, आपका carpet, आपकी curtains, हर चीज white है. So, do you think there is going to be beauty in that? No. Not at all. जब तक उसमें रंग नहीं आएंगे उसमें खूबसूरती नहीं है. Exactly. So I think we should be really grateful कि आप पाकिस्तान में, आप कश्मीर से कराची तक ट्रैवल करें, इतने खूबसूरत स्किन टोन्स, हर तरह की बॉडी टाइप, हर तरह का बॉडी शेप आपको मिलता है. आप सारे एक जैसे देखेंगे तो that's not going to be beautiful. And I think the responsibility lies in the hands of the media houses. I'll be very honest, because media has become a babysitter. If I am busy, I'm going to make my child sit in front of the TV and I'll do my work. Now, what he's going to watch on TV are beauty advertisements या आपकी कोई भी इस तरह के ड्रामास दिखा रहे हैं, उसमें डाइवर्सिटी नहीं है. What is my child going to learn? आपके कार्टून्स में डाइवर्सिटी नहीं है. जी बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा फातिमा, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि जिन लोगों को मीडिया में काम करना है शायद उनके लिए क्राइटेरिया नहीं, ये तो घर में बैठी हुई हर उस लड़के का मसला है कि उनको इस बात के ऊपर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. या अगर कोई इनफैक्ट लड़का ही, आप कोई बच्चा ही घर में हो ना, और अगर उसके दो भाइयों का कलर फेयर है या उसका कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क है, तो उसको घर में भी मजाक करते हैं उसके साथ कि नहीं देखो, और तुम्हारे दोनों भाई जो हैं वो गोरे हैं, तुम जो वो काले हो और इस तरह से हो, या तुम्हारा कलर कम है. तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ये माशरे में तो है, लेकिन ये बेसिक्स जो है कुछ फैमिलीज़ में भी हैं जो कि फैमिली के अंदर इस तरह से
मजाक के सेंस में या किसी और सेंस में भी लोगों के दिमागों में ये बात डालती हैं कि नहीं अच्छा इसमें कोई डिफरेंस है, हालांकि वो दोनों एक ही जैसे हैं। कलर से कुछ नहीं होता, असल चीज़ तो दिमाग है, असल चीज़ तो दिल है, असल चीज़ तो पर्सनैलिटी है, तालीम है, एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है। लेकिन फिर कलर पे आके लोग इतनी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। और बहुत सारे ऐसे ऐसे जगहें होती हैं जहाँ पर बहुत टैलेंटेड लड़के होते हैं, टैलेंटेड लड़कियाँ होती हैं, लेकिन वो नहीं वहाँ वो पोस्ट अचीव कर पाते जस्ट बिकॉज ऑफ देयर प्रेजेंस, देयर कलर। जी फातिमा। Whatever we have personally seen कि जो भी job that places you in the public eye, ठीक है, उसके लिए आपकी requirement ये हो जाती है कि somebody who's presentable, ठीक है, and now the definition of somebody being presentable has someone who is fair skinned or is having a perfect figure, ठीक है, and उस perfect figure, उस perfect skin tone के लिए you have no idea what people are going through. There's a lot of peer pressure, ठीक है. Somebody who cannot afford whitening injections or all these things, your treatments only. So what is that person going to do? How is that person going to be competitive enough? Because this is what we're doing nowadays. कि आपकी जॉब को लिंक्ड कर दिया गया है with fairness. आपने अगर रिसेप्शनिस्ट की जॉब लेनी है, आपने एयर होस्टेस की जॉब लेनी है, आपने कोई भी ऐसी जॉब लेनी है जिसमें आपकी पब्लिक डीलिंग है, तो कंपनी की फर्स्ट प्रेफरेंस यही होती है कि प्रेजेंटेबल हो, गुड लुकिंग हो। और गुड लुकिंग में आप जो है वो इसको इतना ज्यादा कैटेगराइज कर देते हैं कि द पर्सन हुज डार्क स्किन इज नोवेयर क्लोज टू दैट थिंग। सो वी हैव टू चेंज द माइंडसेट, वी हैव टू सेंसिटाइज द पीपल। मैं मीडिया हाउसेस की बात इसलिए कर रही थी बिकॉज बहुत सी चीजें हम 24/7 एक चीज देखेंगे, सो दैट्स गोइंग टू गेट इनटू योर माइंड, राइट? तो I think responsibility मेरी भी है as a mother, मेरी responsibility as a teacher भी है कि I shouldn't discriminate my students on the basis of their skin tone, because since I have been through it, so I can actually relate कि how बिल्कुल बिल्कुल आप रिलेट कर सकती हैं, बिल्कुल। जो जिसके ऊपर बात वही है फातिमा, जिसके ऊपर गुजरती है ना वो ज्यादा रिलेट कर सकता है और वही बेहतर जानता भी है, और फिर उसका सद्देबाब के लिए वो खुद कोशिशें भी कर सकता है। चलिए जी, डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। स्टे विद अस। बैक कलर डिस्क्रिमिनेशन पर हम बात कर रहे हैं। फातिमा हमारे साथ हैं और ख़ुद भी फातिमा ने बकौल उनके कि ये सब कुछ फेस किया है। अब जो शख्स कोई चीज़ अगर इस तरह से फेस कर रहा हो, वो पेन ले रहा हो, उसको पता हो कि मेरे साथ क्या कुछ हुआ है, मैंने कितना स्ट्रगल किया है या इसकी वजह से मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई है, तो बाद में वो उसी टॉपिक से रिलेटेड या उसी जॉनरा में रह के लोगों की हेल्प करना चाहते हैं कि मज़ीद लोगों के साथ इस तरह से ना हो। फातिमा, कैसे बाहर आ सकते हैं हम इस टैबू से, कैसे बाहर आ सकते हैं हम इस सर्टन माइंडसेट से जो कि कलर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से बहुत सारे लोग प्रॉब्लम का शिकार होते हैं? Thank you for this question. Actually, we need to change the mindset of the people. और mindset change करने के लिए you can't do that overnight. एक चीज जो कि since generations we have it. मतलब जनरेशन से एक चीज चलती जा रही है, तो जाहिर सी बात है वो माइंडसेट हम आगे से लेते आए हैं, तो वो इतना ज्यादा अब वो एम्बेड हो चुका है सोसाइटी में, इट्स डीपली रूटेड कि उसको चेंज करते करते भी आपको जनरेशंस लगेंगी, बट अगेन वी शुडंट गिव अप। एंड मैं 2013 से ये कैंपेन रन कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं आज तक नहीं थकी और मैं हमेशा रोज भी इस टॉपिक पर बात कर सकती हूँ, बिकॉज आई रियली वांट टू ब्रिंग अ चेंज। आई डोंट वांट एनीबॉडी टू गो थ्रू व्हाट आई हैव बीन, स्पेशली द गर्ल्स आउट देयर। वी हैव सो मच पोटेंशियल, हम एजुकेटेड हैं, हम में इतना पोटेंशियल है कि वी कैन कॉन्कर व्हाटएवर यू वांट टू, बट जस्ट बिकॉज वी डोंट फॉल इनटू अ सर्टेन कैटेगरी ऑफ बीइंग कॉल्ड ब्यूटीफुल, you can't tell us कि we can't achieve something. So I think मेरा हमेशा यही एक, जब भी I'm having a session with mothers, grandmothers, मैं सबसे बात करती हूँ, because grandmothers, your mothers, you also play a very important role. Because आप बच्चों को सिखा रहे होते, don't go play out in the sun, you will get dark. अच्छा जी, grandmothers are telling you apply this, you'll have a beautiful skin tone. So why can't a dark person be beautiful? Why can't a dark skin be beautiful? So we all have to work together to change the mindset of the people of Pakistan especially. So I'm working on that, और मैं अकेली एक
खातून इतना सारे लोगों को नहीं अप्रोच कर सकती, बट द पीपल वाचिंग मी राइट नाउ, people like you who have the power, and you guys can, you know, do wonders and bring a change through word of mouth. और इसी तरह से हम लोगों का माइंड से चेंज कर सकते हैं. मदर स्पेशली, दे शुड नाउ एक्चुअली, you know, start believing in the fact that beauty does not come in predefined shade, shape, or size. You know, everybody is beautiful irrespective of their Yes. tone or background or whatever. It's how you speak, it's how you carry yourself, you know, it's how confident you are. So I think mothers, they play a very important role. If I'm sitting right in front of you today, is because of my family, because they have given me the confidence to, you know, no, if you have faced something, you have to raise your voice, you have to go and tell the people that this is not the way it works, you know. हम सब खुदा की बनाई हुई तख्लीक है, और मैं लोगों से यही बात करती हूँ कि अगर मैं कोई ड्राइंग बनाऊं और आप मुझे बोलें कि ये सही नहीं बनी, तो मुझे बहुत तकलीफ हो. I would not feel good about it. That you are telling me that there's something wrong with my painting, drawing. So the same way you're telling the creator that there's something wrong with your creation, and that's now similar. We don't want to say that. So just think about that aspect as well. कि आप अच्छा, मसला सारा यही ना, आपने जब क्रिएटर की बात की ना, तो जब लोगों को अल्लाह पर यकीन होगा और तो उनको किसी चीज़ का मसला ही नहीं होगा. मसला ये है कि पहले आप अपने अल्लाह की, अपने क्रिएटर की खासियत तो पहचानें कि अल्लाह परफेक्ट है. मतलब अल्लाह ने जो चीज़ें बनाई हैं वो परफेक्टली बनाई हैं. अगर अल्लाह ने इंसान तख्लीक किए हैं तो उसको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है. कलर और ये सारी चीज़ें, ये सब खूबसूरत है. मतलब ये नहीं कि अगर किसी का कलर ज़्यादा सफ़ेद है, कम सफ़ेद है, कोई ज़्यादा जो है वो डार्क है या डल है, कोई कम डल है, वो सब खूबसूरती है. मतलब खूबसूरती इंसानों के अंदर है, इसीलिए तो अल्लाह ताला नीयतें देखता है. बात सारी ये है कि जब खुद आपको कहा जा रहा है कि तुम्हारी नीयतें देखी जाती हैं, तो फिर इंसानों को क्या प्रॉब्लम है कि वो किसी के ऊपर क्रिटिसिज्म करें कि वो ऐसा है, वो वैसा है. तो लोगों को, अगर लोग थोड़ा सा अल्लाह पर भी यकीन रखें ना और अल्लाह के भी करीब आएँ, तो मेरे ख्याल में ये डिस्क्रिमिनेशन वाला फैक्टर ही ख़त्म हो जाएगा. क्योंकि जो अल्लाह है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना, वो परफेक्ट है, और अल्लाह के अलावा जो है वो कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है. और जो चीज़ें अल्लाह ने तख्लीक की हैं वो तो सुभान अल्लाह, वो तो माशाल्लाह, वो तो जाहिर सी बात है, उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है. तो हमें पहले तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान पैदा किया, अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया. मतलब अगर आप थैंकफुल नहीं है ना, तो फिर आपको अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ ही बुरी लगती है. तो एक ये प्रॉब्लम भी है कि लोग जिस जगह ग्रो अप होते हैं, उस जगह उनको शुरू से ही, फातिमा, ये शायद बताया नहीं जाता कि अगर आपको अल्लाह ने आँखें दी हैं, आपको हाथ दिए हैं, आपको सही सलामत जो है वो जिस्म दिया है, तो ये अल्लाह की मेहरबानी है. इस पर भी शुक्रगुजार होना चाहिए, इस पर भी थैंकफुल होना चाहिए. ना कि आप कलर डिस्क्रिमिनेशन पर आ गए. अगर आप उससे आगे जाएं या आप पीछे देखें, तो लोग ऐसे भी हैं जिनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जो किसी ना किसी माजूरी का शिकार होते हैं, तो आप उनको देखकर भी शुक्र अदा कर सकते हैं. तो डिस्क्रिमिनेशन कैसी, सब एक जैसे हैं, फातिमा. तो ये बड़ा ज़रूरी है कि लोगों को बताया जाए कि जो क्रिएटर है ना, उसने जो आपको क्रिएट किया है, खूबसूरत क्रिएट किया है. जी फातिमा. अच्छा, there's a famous saying कि you know, beauty lies in the eyes of the beholder. हाँ, बिल्कुल. So the basic question is कि who is training those eyes? ठीक है, एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो हम ही उसको सिखाते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या खूबसूरत है, क्या बदसूरत है. तो you know, we as mothers, we're supposed to tell our kids that जो ये पांचों उंगलियां अगर बराबर नहीं है, और अगर ये बराबर होती है, तो हम प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर सकते, हम कोई चीज उठा नहीं सकते. तो इसी तरह से अल्लाह ने कुछ सोच के हर किसी को अलग बनाया है, एक दूसरे से अलग बनाया है, और पर सारे खूबसूरत हैं, सब में डिफरेंसेस हैं, और हमने उन डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करना है, हमने डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना है. तो और जो बात होती है कि आइज को कौन ट्रेन कर रहा है, तो उसमें मीडिया, मदर्स, ग्रैंड मदर्स, वी ऑल प्ले a very important role, even the teachers out there. I would, through your platform, I would like to request, I would like to urge कि जो भी टीचर्स मेरा ये शो देख रहे हैं, प्लीज मेक श्योर यू नेवर डिस्क्रिमिनेट योर स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन टोन. आई वुड लाइक टू शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस थ्रू योर प्लेटफॉर्म. आई थिंक मैंने इससे पहले शायद इस बारे में बात नहीं की, बट आई वुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी. आई वाज इन कराची, आई वाज डूइंग माय स्कूलिंग ओवर देयर. So I was in a Catholic school.
So we had a good score of Catholic girls and Muslim girls, ठीक है? So it was a mix of both. And my teacher, when I was in grade 2, I still remember, because बहुत सी बातें आपका पीछा नहीं छोड़ती, आपको हमेशा याद रहती है, you know, अगर आपको कोई बुरा अच्छा feel कराया। फातिमा, फातिमा, जिस तरह से आप बात करिए, बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स को भी ये मैसेज जाना चाहिए कि उनको अपने बच्चों को जो है वो सिखाना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात आपने की है। और आपने जिस तरह से कहा कि 2013 से आप जो है वो कैंपेनिंग कर रही हैं, तो यू आर डूइंग ग्रेट। अगर आप इस कलर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर इतना काम कर रही हैं तो वी आर विद यू, और सब एक जैसे हैं, मतलब सब खूबसूरत है। और ये कलर डिस्क्रिमिनेशन जो है ना, ये घर से ही शुरू होती है, तो ये माइंडसेट अगर घर से ही ठीक हो जाएगा तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए फातिमा, हमारे शो के लिए वक्त निकाला। चलिए जी, शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे, करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। कुछ बात करते हैं हम एआई के हवाले से। एआई हमारी ज़िंदगी में कितना अहम किरदार अदा करती है। इनफैक्ट यहाँ पर लोग परेशान हैं कि भाई अब एआई आ गया है तो पता नहीं क्या कुछ होगा। एआई जो है वो लोगों की जगह भी ले लेगा और बहुत कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा लाइफ में। एआई के थ्रू जो है वो लोगों को मुश्किलात भी होंगी, लेकिन एआई की वजह से लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई है। और अगर बात वही है, जैसे कि मैं हमेशा अपने प्लेटफॉर्म से ये बात करती रही हूँ कि अगर आप एआई को अच्छी तरह जान लें, पढ़ लें, तो आप एआई को रन करते हैं, एआई आपको रन नहीं करती है। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी मदद के लिए मौजूद है। अब एआई बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर लोगों के लिए हेल्पफुल है, फ़ायदेमंद है, लेकिन एआई हेल्थ सेक्टर में कितनी बेनिफिशियल है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे साथ माजबीन अलवीना मौजूद हैं, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं और एआई एक्सपर्ट हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माजबीन, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम सबा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा माजबीन, ये बताइए कि एआई हेल्थ सेक्टर में कितनी बेनिफिशियल है? एआई हेल्थ सेक्टर में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही से इस्तेमाल करते हैं तो आप समझिए वो डॉक्टर जो कि आपके पास प्रिपेयर होता है 10 साल 20 साल के अल्टीमेट एक्सपीरियंस के बाद, उस का एक एक्सपीरियंस अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है वो क्या कहते हैं, आप उसके अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं। और उस डॉक्टर को, लाइक एक डॉक्टर है वो रूरल एरियाज में तो नहीं जा सकता, कितने पेशेंट्स देखेगा, लेकिन आप जब मल्टीपल डॉक्टर्स क्रिएट करेंगे एआई बेस्ड, उस डॉक्टर को इनिशियल स्क्रीनिंग करने में और जो इनिशियल पेशेंट्स जो होंगे उसको देखने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। इसी तरह से हम रूरल एरियाज के अंदर जो हमारी इंटरनल माइग्रेशन है, आप देखेंगे अगर आप सरकारी अस्पताल के बाहर जाएं तो आप देखेंगे बहुत सारे गरीब लोग जो किसान होते हैं, दही इलाकों से आए हुए होते हैं, वो बेचारे छोटे छोटे मसाइल के लिए पूरी फैमिलीज बहुत मुश्किल से आती हैं, फिर वो बाहर ही कहीं गुजारा कर रही होती हैं, बिकॉज दे डोंट हैव द मीन्स टू स्टे इन होटल्स एंड एनीवेयर एल्स। तो वो वहां पर जो है फिर वो बेचारे बाहर बैठे हुए होते हैं। उस एक बच्चे के लिए बीमार होता है, एक फैमिली मेंबर के लिए पूरे जो फैमिलीज होती हैं। अच्छा माजबीन, आई गेस आपका फोन जो है वो वाइब्रेट कर रहा है, काइंडली इसको थोड़ा सा बेहतर कर लीजिए। अच्छा जी, तो माजबीन बात करिए एआई के हवाले से, और बात हुई है कि एआई जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है, हेल्थ सेक्टर में बहुत बेनिफिशियल है। जी माजबीन, कंटिन्यू कीजिए। अच्छा जी, मैं हम यही बात कर रहे थे कि दही इलाकों में जो लोग हैं हमारे वहां से इंटरनल इमिग्रेशन जो हमारी माइग्रेशन होती है वो बहुत ज्यादा हो रही होती है, वो भी इससे काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। आपने देखा कि जो बेचारे यहाँ पर आते हैं फिर उसके बाद शहरों में उनके लिए बहुत मुश्किल होता है गुजारा करना। इस तरीके से उस पूरे खानदान का जो कि ऑलरेडी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में नीचे होता है हमसे, उस तबके का भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा होता है। वो उस पूरे टाइम पर जो कमा रहे होते हैं, जो अपने सब्जियां वगैरह उगा रहे होते हैं, वो अपनी फसलों का भी ख्याल नहीं रख पाते हैं। इस तरह से अगर हम रूरल एरियाज को जो है वो टारगेट करेंगे, वहां पर भी हम जो है वो डॉक्टर्स को इस तरह से डिप्लॉय कर पाएंगे, तो ओवरऑल ही इससे हमारे जो जीडीपी है हमारे मुल्क का, उसमें भी बेहतरी आएगी। सही। अच्छा माजबीन, आपने बहुत अच्छे से बता दिया कंपोज करके कि एआई के हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब आसान अल्फाज में लोगों के लिए ये बताएं कि वो एआई का इस्तेमाल हेल्थ सेक्टर के लिए कैसे कर सकते हैं। एक देही इलाके में बैठी हुई खातून, मर्द, बच्चा, बूढ़ा कैसे एआई का इस्तेमाल करे, और जिस तरह से आपने कहा कि एक डॉक्टर वहाँ नहीं जा सकता रूरल एरियाज़ में, तो ये एआई वहाँ पर कैसे काम करती है और लोगों की ये हेल्प कैसे करेगी?
अच्छा सबर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात का जो है वो बताऊं कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सिस्टम जो है उसकी कुछ टाइप्स होती हैं, और अभी जिसके ऊपर हम हैं वो ऐसा नहीं है कि हर चीज को एक साथ डील कर सके। जैसे कि चैट जीपीटी है, वो अभी जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक नहीं पहुंचा है। एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए जो है वो डॉक्टर की सारी इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। मेडिकल एडवाइस के लिए अभी भी जो एलएलएम्स हैं यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं वो हाईली एप्रोप्रिएट नहीं है। सो दे आर स्टिल नॉट रेडी, स्पेशली अगर आप मेंटल या साइकोलॉजिकल एडवाइस की बात करते हो मेडिकल एडवाइस के अंदर, दैट इज हाईली नॉट एप्रोप्रिएट। तो हमें करना क्या होगा? देखिए अभी जब वॉर हुई है तब भी ये बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई है कि आगे चल के वो ममालिक ज्यादा तरक्की करेंगे जिनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग होगा। हमने देखा बाकायदा यूएस ने एंट्रोपिक को कंपेल किया कि वो अपना जो है एआई सिस्टम उनको दे दें, और उन्होंने नहीं दिया तो ओपन एआई ने दे दिया, राइट? सो दिस इज थिंग्स आर गोइंग टू वर्क, द वर्ल्ड इज गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड। नाउ देयर आर टू थिंग्स। नंबर वन, वो ममालिक तरक्की करेंगे जिनके पास एक बेहतरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम होगा। नंबर दो, वो करेंगे जिनके पास उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को मेंटेन करने के मीन्स होंगे, यानी कि उसको उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बरकरार भी रख सकें। उसको जो रिसोर्सेज की जरूरत है उस एआई को चलने के लिए, काम करने के लिए, एनर्जी की, मादनियात की, हार्डवेयर की, वो सब भी उसको प्रोवाइड कर सकें। दैट इज द रीजन कि आप देख रहे हैं कि ग्रीनलैंड के पीछे और बाकी वसाइल वाली जो कंट्रीज हैं उनके पीछे लोग लड़ाई भी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है माजबीन, ये तो आपने फैक्ट्स, बिल्कुल फैक्ट्स आपने शेयर किए माजबीन, फैक्ट्स आपने शेयर किए। अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे कि लोग इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, जो सादे लोग हैं जिनको एआई का इस्तेमाल नहीं आता, जिनको नहीं पता कि उनके उस देहात में या गांव में या शहर में जिस जगह वो हैं वो किस तरह से उसको इस्तेमाल करें और कैसे एआई से हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड बेनिफिट हासिल करें। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। तो माजबीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एआई से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं और मेरी कोशिश ये है कि हमारे व्यूवर्स को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले, स्पेशली घर में बैठी हुई जो ख़वातीन हैं उनको पता चले कि एआई का इस्तेमाल हेल्थ सेक्टर के लिए कैसे करना है। वैसे तो एआई को आप हर चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप गाइडेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप कुकिंग कर रहे हैं या फिर आप कोई ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो इनिशियल प्रोसेस आप एआई के थ्रू पता कर ही सकते हैं। बट हेल्थ सेक्टर में जो बेनिफिशियल होने की बात हो रही है तो आम ख़वातीन कैसे इस्तेमाल करें, बच्चे कैसे इस्तेमाल करें, किस तरीके से इंटरलिंक होंगे और किस तरह से फिर ये जो मेडिसिन है, फिर हिस्ट्री है, एडवाइस है या फिर डिजीज़ हैं, किस तरह से कम्युनिकेशन होगा। जी माजबीन। अच्छा जी, सबा हम बात कर रहे थे ही कि आम इंसान किस तरीके से यूज कर सकता है, तो हम और बहुत सारे लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। मैंने भी एक ऐसा जो है वो चैटबॉट बनाया है जो कि खवातीन और बच्चों के लिए स्पेसिफिकली जो है वो क्या कहते हैं उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है। सो आपने देखा है, हमने देखा है सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है खवातीन के लिए जिसपे हम बहुत आसानी से बात नहीं कर सकती हैं। हम कभी कभी होता है अननेसेसरी हमारे पास अनसॉलिसिटेड एडवाइसेस आ जाती हैं। कभी कोई बच्चा आंटी लेके बैठी हो तो है ये ऐसा क्यों खा रहा है, ऐसे क्यों मोटा हो रहा है। मेरी बात से बहुत सारी खवातीन घर में बैठी हुई ना रिलेट कर पाएंगी। और इट्स वेरी अनकंफर्टेबल यार, एक आप तकरीब में बैठे हैं और कोई खातून आकर बिला वजह में आपको जजमेंट पास कर रही है, कुछ कर रही है। सोचें कभी बड़े इतने ऑकवर्ड हो जाते हैं, तो एक छोटी बच्ची जिसने जस्ट अपनी प्यूबर्टी हिट करी है, जो कि अभी जानना शुरू कर रही है इन सब चीजों को, तो उसको एक सही इंफॉर्मेशन मिलना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर पहला मसला तो क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट का आता है कि वो किसके पास जाए, किससे बात करे, ठीक है। दूसरा मसला एक और जो हमारे पास आता है वो क्या आता है कि आप जो है वो इतना ओपनली इनके ऊपर डिस्कशन ही नहीं कर पाते क्योंकि टैबू टॉपिक्स हैं, मॉडेस्टी का खिलाफ आ जाता है। हमारी जो सोसाइटी है वो इस तरह की बातों को सपोर्ट नहीं कर रही होती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि हम जिसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। अच्छा, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? अगर हमारी बच्चियां जो है वो या हमारे घर की जो बच्चे हैं वो इस तरह की बातों को चैट जीपीटी से पूछते हैं या किसी ऐसे चैटबॉट से पूछते हैं जो कि स्पेशली पाकिस्तान के लिए या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन नहीं किया गया है, तो उनको ऐसी इंफॉर्मेशन और ऐसी वैल्यूज मिलेंगी एक बहुत ही कच्ची उम्र के अंदर। अगर मैं आसान जबान में कहूँ, एडोलेसेंस है ना, एक बहुत कच्ची उम्र के अंदर उनको ऐसी चीजें पता चलेंगी जो कि हमारी वैल्यूज से बिल्कुल भी मैच नहीं करती हैं। ठीक,
और ये बहुत गलत हो सकता है। सो हमने एक इस तरह का चैटबॉट बनाया है जो कि बच्चियों को बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है, वो सारे सवालों के जवाब देगा, लेकिन उसके अंदर जो नॉलेज बेसिस है, यानी उसकी जो क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन को वो इस्तेमाल करेगा, वो हम खुद फीड करेंगे। जो भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, इनको इन्फॉर्मेशन फीड की जाती है, जैसे हमने प्रीवियसली बताया कि डॉक्टर्स की भी इन्फॉर्मेशन फीड की जाएगी, ऐसे ही। तो हम यहाँ पर इस्लामिक वैल्यूज और हमारी जो सोसाइटल वैल्यूज हैं उनको मद्देनजर रखते हुए जब कल्चरली सेंसिटिव चैटबॉट बनाएंगे, तो वो हमारी बच्चियों को जो है ऐसी इंफॉर्मेशन देगा जो कि हमारे रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज के साथ होंगी, अलाइंड होंगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि फिर वो इस तरीके से डेवलप किया जाएगा जो कि हमारे कल्चर और वैल्यूज़ को देखते हुए होंगी, ताकि वो जो सवाल उस पर करते हैं या अपनी कोई भी आप बीती बयान करते हैं, मतलब कोई भी अपने साथ हुआ सैड इंसिडेंट जो है वो AI पे डाल के उसको पूछते हैं, तो एटलीस्ट वो हमारे कल्चर के अकॉर्डिंगली, हमारे रिलीजन के अकॉर्डिंगली जो है वो हमें जवाब देगा। दैट्स ग्रेट थिंग। इसके अलावा AI जो है वो ख़वातीन की ज़िंदगी में कितना अहम किरदार अदा कर सकती है, किस तरीके से ख़वातीन जो है इससे मदद हासिल कर सकती हैं, और कौन कौन से ऐसे शोबे हैं वो बताइए महाजबीन। अच्छा समझ, एक और बात यहाँ पर ये भी है ख़वातीन की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट करना चाहती हूँ कि हमारे पाकिस्तान में, और यहाँ नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट इन द इंटायर साउथ एशियन रीजन, जिसमें हमारे पास इंडिया, बांग्लादेश और हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं हमारे मतलब तीनों कंट्रीज आती हैं, और ये सारी साउथ एशियन, हम लोग जो होती हैं ख़वातीन वो शॉर्टर इन हाइट होती हैं, हम जो फिजिकली थोड़े डिफरेंट होते हैं, हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, हमारे जेनेटिक्स डिफरेंट है, राइट? बिल्कुल। Most of the researches they are conducted either in Europe or in America. वो सारी के सारे डिफरेंट पार्ट्स पे किए गए, जिनकी जेनेटिक्स बिल्कुल डिफरेंट है, उनकी एपिजेनेटिक्स डिफरेंट है, उनका एनवायरनमेंट डिफरेंट है बिल्कुल हमसे, बहुत डिफरेंट है, और डेटा सारा का सारा वहां पे कलेक्ट किया गया। अब आप सोचिए, जो अक्सर ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसके अंदर हमारे फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स शामिल हैं, IVF हो गया, IFG हो गया, सारे एडवांस ट्रीटमेंट्स हो गए, इन सब की जो रिसर्चेज हैं ये की गई हैं उन लोगों के ऊपर। अब आप बताइए, मेरी बॉडी जो एक हार्मोन बनाएगी, मैं 5 फीट की लड़की हूँ, ठीक है, और हमारे यहाँ पे 5 फीट 2 इंच 5 फीट 3 इंच ही एक जो है वो नॉर्मल हाइट है। सो मेरी बॉडी जो चीज बनाएगी वो डेफिनेटली वहां की बॉडी उन लोगों की नहीं बनाएगी ना। आपके दिल का साइज भी बड़ा होता है, आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स का साइज भी डिफरेंट होता है, आपकी बॉडी जी छोटी-छोटी चीजों में बड़ा डिफरेंस है। जी एग्जैक्टली। अब वही सेम हार्मोन्स की क्वांटिटी जो है वो वहां जब अल्बिनो को भी लगा दें, जो आप किसी यूरोपियन कंट्री की लड़की को लगा रहे हैं, सो दैट डज नॉट मेक सेंस। सो उसकी वजह से भी ख़वातीन को जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस का वो होता है, सामना करना पड़ता है, ये एक अच्छी चीज नहीं है। सो हमारे पास LLM के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास आ रहा है वो ये है कि जो सारा डेटा है, जो सारी रिसर्चेस हैं, वो अभी भी बाहर की हैं। हमारे लिए किसी मेडिकल सिस्टम में अच्छा एक अगर हम चैटबॉट बनाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत जरूरी ये है कि हम पाकिस्तानी डेटा कलेक्ट करें। देखिए, चैटबॉट इटसेल्फ कुछ नहीं होता, वो एक डेटा को हम एक आप समझे मशीन को डेटा जो है वो फीड करवाते हैं। महाजबीन, आप चैटबॉट डेटे के हवाले से बात कर रही हैं और काफ़ी देर से आप इस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज कर रही हैं। ये बताइए कि ये जो प्रोसेस है चैटबॉट बनाने का, ये कब तक कंपाइल हो जाएगा? कौन कौन इस पर काम कर रहा है? आपने इस पर काम किया, कहाँ तक पहुँचा? ये एक्टिव कब हो जाएगा? इसके ऊपर कब इम्प्लीमेंट हो सकेगा? ये ज़रा बताइए। वो तो ठीक है, वो तो वी अंडरस्टैंड कि जो उधर की जो एजुकेशन है या उधर के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है या उनका कल्चर, उनकी थॉट, उनका इलाज, उनकी मेडिसिन, ऑब्वियसली एनवायरनमेंट चेंज एंड ऑल दैट, वो ठीक है। बट हमारे यहाँ की बात करें कि ये जो AI है, ये हमारी ख़वातीन के लिए कितनी बेनिफिशियल है? हमारी ख़वातीन इससे किस तरह से हेल्प ले सकती हैं? कैसे इसका इस्तेमाल कर सकती हैं? टिल देन वो चैटबॉट नहीं बनता, तब तक जो हमारे पास अवेलेबल चीज़ें हैं उससे हम उन रिसोर्सेज से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? जी माजबी। अच्छा जी, तो सबा अब मैं आपके क्वेश्चंस का बिल्कुल प्रिसाइजली जो आप चाह रही हैं उसी का जवाब देती रहती हूँ। सबसे पहले आपने कहा कि हमारा चैटबॉट कब तक रेडी हो जाएगा, तो चैटबॉट हमारा रेडी है, लेकिन चैटबॉट अभी ट्रायल फेज में होगा। जब एक दफा चैटबॉट डेवलप हो जाता है तो हम उसके ऊपर टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं कि वो कितनी एक्यूरेसी के साथ बच्चियों को या लोगों को आंसर कर रहा है। तो वो ट्रायल में नंबर 1, नंबर 2 हम उसके अंदर 3D मॉडलिंग ऐड कर रहे हैं, यानी कि अगर बच्चियां जो है वो इंटरनल एनाटॉमी को स्टडी करना चाहती हैं, अपने जिस्म को बेहतर तरीके से समझना चाहती हैं, तो वो उसके ऊपर जो है काम कर सकें। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है। सो ये इसके ऊपर हम काम करें। बाकी बात रही इसकी कि हम इसको स्केल कैसे करेंगे, हम इसके ऊपर डायरेक्टली इससे फायदा कैसे उठा पाएंगे। तो
कि हम फायदा उस वक्त उठा सकते हैं जब हमारे पास जो है पब्लिक सेक्टर्स जो हैं वो इसके अंदर हमारी हेल्प कर सकें। तो देखिए जिस हद तक जब वन सेट इज डन, हम इसको पब्लिक सेक्टर में हम भी थोड़ी बहुत हमारी बात चल रही है इंशाल्लाह। और अगर हमें जो है वो गवर्नमेंटल सपोर्ट्स मिल जाती हैं और जो इंपॉर्टेंट इदारे हैं उनकी सपोर्ट मिल जाती है, तो इंशाल्लाह हमारी जो रूरल एरियाज होंगे वो डायरेक्टली इससे मुस्तफीद हो पाएंगे। सही। अच्छा, जी जी, कंटिन्यू कीजिए माजबी। इसके बाद आपने मुझे एक क्वेश्चन किया कि जब तक ये नहीं है तब तक आप क्या कर सकते हैं। सो आप बिल्कुल, हम जो है देखिए चैट जीपीटी अगर की आप उसकी जो है वो ले रही हैं या कोई दूसरा एलएलएम है जिससे आप लोग मदद ले रहे हैं जो कि इजीली एक्सेसिबल है, तो इस बात का ख्याल रखिए कि वो हेल्यूसिनेट करता है, यानी कि वो बाज दफा आपको देखते हुए आप सिर्फ आपसे अच्छे तरीके से बात करने के लिए कि आप उससे से ज्यादा बात करें, बिकॉज यू आर अ प्रोडक्ट फॉर इट, आप उसके लिए भी एक प्रोडक्ट है, तो वो आपको बात के अंदर एंगेज रखने के लिए वो बोलेगा जो आप सुनना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं खवातीन को और घरेलू सार्फिन को कहूंगी कि वो जब इस्तेमाल कर रहे हो चैटबॉट, तो सेटिंग में जाके कहिए, उसे बताइए कि आप मुझसे जो है वो क्या कहते हैं, आप यू कैन डिसएग्री विद मी, आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हो बहुत सारी बातों के ऊपर। जरूरी नहीं है कि जो चीज मैं बोलूं या मैं फील कर रहा हूँ वो वैलिडेटेड हो। आप एक डॉक्टर की नजर से, एक एक्सपीरियंस डॉक्टर की तरह रोल प्ले जो होता है बेसिकली, आप उससे वो करवाइए और फिर उससे एडवाइस लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, उस एडवाइस को लाजमी काउंटर चेक कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा वो हेल्यूसिनेट करता है, यानी कि अपनी मर्जी से फैक्ट्स और फिगर्स डिस्टॉर्ट करके आपको बता देगा। तीसरी बात, ये आप अपनी नॉलेज और रिसर्च के लिए करें, ये आप अल्टीमेटली मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं करें। यानी कि उसने आपको कहा कि आप ऑगमेंटिन का कोर्स शुरू कर दें, तो आप ऐसा हरगिज नहीं करिएगा, जाके डॉक्टर से उसके बारे में पूछिएगा। ये प्रिपेयर करने और अवेयर करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, अभी ये आपको मेडिकल एडवाइस के लिए सुइटेबल नहीं है। ठीक, अच्छा, ये फैक्टर्स हो गए। अच्छा जी, ये 3 फैक्टर्स बताएं महाजबीन ने कि वो आपको हेलुसिनेट करने की कोशिश करता है और फिर आप मेडिसिन के हवाले से उससे ना पूछें, आप डॉक्टर को दिखाएं। लेकिन इन जनरल आप क्या क्या उससे हेल्प ले सकते हैं? लाइक आप अपनी ग्रूमिंग के बारे में पूछ सकते हैं, आप अपने जो है वो स्ट्रक्चर के बारे में पूछ सकते हैं, आप अपने लाइफस्टाइल के बारे में पूछ सकते हैं, उससे डाइट के बारे में पूछ सकते हैं कि कौन से खाने आपकी डाइट में शामिल होने चाहिए, आपकी फिजिक क्या है, आप कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं थ्रू आउट द डे, आप अपना दिन कैसे प्लान कर सकते हैं, कौन सा दिन जो है वो आपके लिए आप खुद स्पेशल बना सकते हैं, आप किस तरह से खुश रह सकते हैं। इन जनरल इन्फॉर्मेशन आप जो है चैट जीपीटी से या एआई से हासिल कर सकते हैं, या फिर कुकिंग करने वाली ख़वातीन जो हैं वो रेसिपीज़ के बारे में पूछ सकती हैं। आज जो डिज़ाइनर हैं वो ये देख सकती हैं कि जी हमारे कल्चर में, हमारे ट्रेडिशन में कौन से कपड़े जो हैं वो इन हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी प्रोफेशनल एजुकेशनिस्ट होती हैं, उनको रिसर्च पेपर बनाना होता है तो वो उससे हेल्प ले सकती हैं। लेकिन तमाम चीज़ों में एक बात बड़ी ज़रूरी है कि अगर आप इन चीज़ों के बारे में पहले से वेल इन्फॉर्म्ड हैं, यानी अपने काम के माहिर हैं, तो आप एडवाइस ले सकते हैं। यानी अगर किसी को खाना पकाना ही नहीं आता और वो सिर्फ रेसिपी जानकर उसको अप्लाई करना शुरू कर दे, तो ये रिस्क भी हो सकता है, और हो सकता है कि उसने कोई ऐसी चीज़ आपको गलत बताई हो जो कि वहाँ यूज़ नहीं होती हो। तो एआई यूज़ करने के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा, और एआई यूज़ करने के लिए भी आपको ये जानना होगा कि भाई उसका फॉर्मेट क्या है, वो कैसे यूज़ की जाती है, और उसमें की गई जितनी भी वो आपको आपके सवालों का जवाब जो आपको मिलता है वो किस हद तक ठीक है और किस हद तक गलत। माजबीन, लोगों को एजुकेट होने की ज़रूरत है इस हवाले से? देखिए, लोगों को पहले से बहुत ज्यादा एजुकेट होने की जरूरत है, और एआई की टर्म में हम इसको कहते हैं ग्रेजुअल डिसएम्पावरमेंट। यानी कि खुद ही से ये की टर्मिनोलॉजी है, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। ये पॉइंट इसलिए की गई है, इसका मतलब है कि जो चीजें आपको ऑलरेडी, जो काम आपको करना आते हैं, आप वो ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएंगे करना, ठीक है। और एआई बिल्कुल इस तरीके से करेगा, एआई जो है वो सोचने समझने की सलाहियत को भी काफी हद तक कम करेगा, और जो लोग कंटिन्यूअसली इसको इस्तेमाल करेंगे उनको ये बैकफायर भी कर सकता है। तो जैसे आपने कहा कि आपका एक्सपर्टीज बहुत जरूरी है, और आप इसको मास्टर नहीं बना सकते हैं, इट्स अ स्लेव, इट्स अ टूल दैट इज डिजाइन्ड टू हेल्प यू। सो आप इनिशियल थॉट जो है वो आपका होना चाहिए, आप इसके ऊपर बिल्ड करें इससे रिलेटेड। आप अपना आप जो हमारा ब्रेन है वो न्यूरोप्लास्टिक का है, आप जो है कोशिश कीजिए कि आप सोचें और खुद जो सीडिंग आइडियाज हैं वो आपके अपने हों, और फिर आप इसके ऊपर इसके साथ बिल्ड करें। जनरल इन्फॉर्मेशन आप वहां से रैप कर सकते हैं, बट ट्रूली आप उसको अप्लाई अपनी जिंदगी में उस तरह नहीं कर सकते। उसके लिए पहले आपको एक्सपोजर, एजुकेशन और एक्सपीरियंस की बड़ी जरूरत है। थैंक यू वेरी मच आपके कीमती वक्त के लिए, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। चलिए जी, शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगी हमें हुमैरा नाज।
वेलकम बैक। तो भाई आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक पे जो कि हम सब के घरों में डिस्कस होता है, हम सबका प्रॉब्लम है, नींद की कमी। और वाकई नींद की कमी से बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी अगर आपके अंदर खून की कमी है तो आपको नींद नहीं आती, स्ट्रेस है तो नींद नहीं आती, या फिर आपका लाइफस्टाइल अपसाइड डाउन है तो नींद नहीं आती। तो भाई नींद की कमी जो है अगर हो जाए तो नींद कैसे आए, पुरसुकून नींद हम कैसे सोएं, इसके लिए हमें क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए, क्या कोई एक्सरसाइज है, इस पर बात करने के लिए जो है हमारे साथ मौजूद हैं हुमैरा नाज, और उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल्सो। मैं बिल्कुल ठीक फिट फाट। आप लोग सुनाए, मिस किया मैंने आपको बहुत। जी, मैंने भी आपको बहुत मिस किया और बहुत दिनों बाद जो है वो आज आप हमारे शो पर आई हैं। अच्छा चलिए जी हुमैरा, स्टार्ट करते हैं और खून की कमी की बात करते हैं, नींद की कमी की बात करते हैं। ये दोनों फैक्टर्स जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर खून की कमी हो तो भी नींद नहीं आती, लेकिन जिन लोगों को खून की कमी नहीं होती फिर भी उनको अगर नींद नहीं आती, उनके लिए क्या रेमेडी है, क्या करना चाहिए, कोई क्या एक्सरसाइज है या कोई लाइफस्टाइल है, ज़रा शेयर करें, बताएं, लोगों को इस मसले से तो निकालें। ऑब्वियसली सबसे पहले तो लाइफस्टाइल है, दूसरा ये कि मैग्नीशियम की डिफिशिएंसी की वजह से भी नींद नहीं आती है। तो मैग्नीशियम आपको लेना चाहिए। मैग्नीशियम तमाम नट्स के अंदर मौजूद होता है। हाँ। कोशिश करें, इसीलिए कहती हूँ कि थोड़े थोड़े नट्स हमें खाने चाहिए। हाँ। जितने भी नट्स है ना, थोड़े से आप जो आपको अवेलेबिलिटी हो। हाँ। जरूरी नहीं है मुट्ठी भर के खाना है, 2-3 नट्स भी अगर आप खाएंगे हाँ। तो आपको मैग्नीशियम मिल जाएगा। मैग्नीशियम का टेक कीजिए। प्लस ये कि हमारा लाइफस्टाइल ऑब्वियसली इतना चेंज हो गया है ना कि ये जो हमारे हाथ में गैजेट है ना, ये एक वबाले जान है। यानी अगर आप स्क्रॉल करते चले जाओ, आपको नींद भी आ रही होगी ना, तो ये आपकी नींद भगा देता है। तो जब आपको प्रॉपर नींद आ रही हो, हमारे यहाँ से होता क्या है कि जब प्रॉपर नींद आ रही होगी ना, तो उसको हम अवॉइड करते हैं। जब भी नींद का गलबा आपके ऊपर आए, आपने उस वक्त सो जाना है। ऑब्वियसली रात जो है वो सोने के लिए बनी है। हमारे यहाँ तो आजकल ये ट्रेंड बन गया है कि पूरी रात जागना है, फिर उसके बाद जाके सुबह सोना है। चले हुमैरा, बिल्कुल कंटिन्यू करते डिस्कशन को। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करिए, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। सबा, आप कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं मिसेस महमूद बात कर रही हूँ कराची से। अभी मैं हुमैरा बहन को देख रही थी, मैं नींद के बारे में बता रही हूँ। तो हम तो टाइम से सोते हैं, टाइम से खाते हैं, लेकिन बीच रात में मुझे यूरिन बहुत पास होता है, तो उसमें जो नींद खराब होती है ना, सुबह हो जाती है और फिर अजीब बेचैनी सी हो जाती है। इसलिए मेरा बच्चा, मुझे कुछ आप बताएं, मैं आपको प्रोग्राम देखती हूँ। जी श्योर, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग अस। अच्छा हुमैरा, आपने इनका सवाल सुन लिया? जी हाँ, ये कह रही है कि भाई वॉशरूम जाना पड़ता है तो उसकी वजह से नींद डिस्टर्ब होती है। जी एक सर्टेन एज में जाके आपके यूट्रस पे जो है ना प्रेशर आना शुरू हो जाता है। उसके लिए आप करें, काले तिल बेहतरीन है इसका इलाज। आपने डेली दूध के साथ काले तिल जैसे चबा के दूध के साथ रात को ले लीजिए। 1 कप दूध काफी है, इनफ है। आप काले तिल को खूब चबाएं। ऐसा नहीं है कि खाली बस ऐसे ही चबा के खा लिया, खूब चबाएं, ताकि उसकी जितने भी लुआब में आपके शामिल होगा ना उसकी वैल्यू, तो वो आपको फायदा करेगी, आपके यूट्रस को मजबूत करेगी। इसके अच्छा, काले तिल बेहतरीन है। काले तिल और 1 गिलास दूध, एक कप दूध, 1 कप दूध। अच्छा, रोजाना या कितने दिन तक करना है ये रेमेडी? रोजाना करें। इंशाल्लाह इनकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, दूर हो जाएगी। ये जो नसाने की कमजोरी होती है ना, उसकी वजह से होता है। जी। और रात को कभी भी पानी पी के ना सोएं। इस तरह के जो पेशेंट होते हैं ना, वो रात को पानी का इस्तेमाल ना करें, दिन में बहुत ज्यादा कर लें, रात में ना करें। अच्छा हुमैरा, ये इशू आई गेस फिजिकल एक्सरसाइज भी इसकी कोई होती है, उससे भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है? बहुत सारी फिजिकल एक्सरसाइज होती है। देखिए जितने भी हमारे जॉइंट्स है ना, ये जितने हमने हमारे नीचे अपर बॉडी के जॉइंट्स हो गए, सारे जॉइंट्स को अगर आप ये देखो, मेरे ये देख रही ये मैं हार्ट के लिए ज्यादातर दोनों हाथ पे कर रही हूँ। इतनी जोर से आप सारे जॉइंट्स जो है ना आपके, आपने टैपिंग करनी है, इधर टैपिंग करनी है, इधर टैपिंग करनी है, पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेट होगा। इससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म होती है। अच्छा सही, मैंने भी देखिए अभी बैठे बैठे जो है ये एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। चले जी, ब्लड सर्कुलेशन को जो है वो अच्छा करें। अच्छा हुमैरा, आप कंटिन्यू करें। आप नींद की कमी के हवाले से बात कर रही थी कि नींद की कमी क्यों होती है और इसके लिए क्या करना चाहिए। जी, नींद की कमी ऑब्वियसली जब आप नींद को भगा देते हैं तो वो आपकी प्रॉपर नींद नहीं आती है। दूसरा ये मैग्नीशियम की कमी की वजह से नींद नहीं आती, ब्लड की डेफिशिएंसी की वजह से भी नींद नहीं आती है प्रॉपर। आपके पटके करते हैं,
और प्रॉपर जो आपका जो जहां आप सो रहे हैं ना, वो आपका बेड भी प्रॉपर होना चाहिए। वो भी अगर ऊंचा नीचा कहीं से है तो भी आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। ठीक है, ये सारी चीजें प्रिकॉशंस आप करें। हाँ। उसके बाद देखो, नींद की कमी को दूर करने के लिए हमारे पास खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। काली मिर्च का, वो अपना सफेद मिर्च का इस्तेमाल करें, जिसको दखनी मिर्च कहते हैं। हाँ। उसका इस्तेमाल करें, खाने में स्प्रिंगल करके खा लीजिए। दूसरा, खसखस इसके लिए बेहतरीन है। आप जो रोज रात को दूध पी रहे हैं, उसमें खसखस को थोड़ा सा पका लें, या खसखस को भून के आप किसी भी नट्स में मिला के रख सकते हैं। खसखस का इस्तेमाल कीजिए, आपको इतनी सुकून की नींद आएगी, आप यकीन करें कि आपको कोई टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है नींद। अच्छा, खसखस that's आपके great. ये काम आती, इसीलिए खसखस किसी मुल्क से दूसरे मुल्क ले जाना बैन है। अच्छा, सही। अच्छा हुमैरा, आपने बहुत ज़बरदस्त रेमेडी बताई। अब बताएं प्रिवेंशन के खून की कमी की वजह से तो ये होता है नींद की कमी, लेकिन नींद की कमी ना हो और ये प्रॉब्लम ही ना आए लोगों को, वो वैसे ही अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर लें, तो क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम एक रोलर दिखाया था, जिससे मैंने पैरों को रोल करने का कहा। यस यस यस, ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ, उससे भी क्या होता है, जब आप सोने लगते हैं ना, तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी होना शुरू हो जाती है। और आपकी नींद, क्योंकि मैं ये प्रॉपर करने लगी हूँ अब, ये मैंने अपनी एक आदत बना ली है कि मैं इससे अपनी जो है नींद की कमी मेरी बिल्कुल दूर हो गई है। क्योंकि ऑब्वियसली मेरा काम ऐसा है कि मेरी नींद डिस्टर्ब होती ही है। अब तो खैर मैं अपना जो गैजेट है उसको मैं ऑफ करके, बेल ऑफ करके सोती हूँ, मैं बेल नहीं ऑन रखती इसकी। और मैं रात को पैर रोल करती हूँ, जिसकी वजह से मेरी नींद बहुत अच्छी हो गई। देखिए, जब मैं इसका एक मैकेनिज्म बता देती हूँ जी। ब्लड सर्कुलेशन हम बोलते तो बहुत है, अब उसका फंक्शन क्या होता है। ब्लड सर्कुलेशन आपकी नीचे से पैरों से ऊपर आती है और पूरे दिमाग में, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है। तो जब वो सर्कुलेशन तेजी में आना शुरू हो जाती है ऊपर से नीचे तक बॉडी में, तो ऑब्वियसली आपके बहुत सारे ऑर्गन्स जो है वो ठीक से काम करना शुरू कर देते हैं। कहीं कोई जागा हुआ होता है, कहीं बहुत सोया हुआ होता है, तो उसको बैलेंस करके आपकी नींद प्रॉपर होती है। दिमाग, ये जो होता है ना दिमाग, इसके लिए सारा दिन थोड़ा सा मैं कहती हूँ 7 बादाम। ये 7 बादाम रात को भिगो दो, सुबह आपने इसको छिलका उतार के खाना है, सही, खूब चबा के। ये आपके दिमाग को तेज करेगा और उसी तेजी की वजह से आपकी नींद की कमी भी पूरी हो जाएगी। नींद की कमी भी पूरी हो जाएगी। बहुत अच्छी बात की। अच्छा हुमैरा, चले अभी हम नींद के हवाले से बात कर रहे हैं कि लोगों को जो है नींद की कमी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंसोम्निक हो जाते हैं, उनको 2-2, 3-3 दिन तक नींद नहीं आती और फिर वो 2-3 दिन बाद सो रहे होते हैं, या फिर उन लोगों के साथ इतना प्रॉब्लम हो जाता है, उनको इंसोम्निया हो जाता है कि उनको नींद ही नहीं आती। फिर वो जाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, फिर डॉक्टर उनको जो है वो एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, नींद की दवाइयाँ देते हैं, फिर कहीं वो जाके सोते हैं। ये कंडीशन अगर हो जाए तो इस कंडीशन को रोकने के लिए, और ऐसी कंडीशन अगर हो जाए तो उसके लिए क्या रेमेडी है? देखिए, इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ खाने के लिए मैं नहीं कहूंगी। जैसे आप कमरे में ना, कमरे में एक तो वार्म लाइट का इस्तेमाल करें। लेवेंडर की खुशबू ये कमरे में आप लाजमी रखें अपने, जहां आप सोएं, उससे अच्छी नींद आती है। लेवेंडर की खुशबू से आप कुछ सीनरीज, कुछ लाइट्स, इस तरह की वार्म लाइट्स होती है ना कुछ सीनरीज पे, वो लगा के रखें। दूसरा ये है कि मैं एक सूरत पढ़ती हूँ, ये एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएगा। मैं आपको बता दूं, नहीं बताइए, बिल्कुल। हाँ, मेरी एक आदत है, जब इस तरह का मुझे डिप्रेशन वाली कैफियत हो जाती है, नींद नहीं आती है, तो आप सीने पे हाथ इस तरह रखें, 3 दफा आप दुरूद शरीफ पढ़ें और 11 बार आगे पीछे दुरूद शरीफ पढ़ना है, 3-3 दफा, 11 बार आप पढ़ेंगे या बाइसो या नूर, याद रख लीजिए, या बाइसो या नूर। या पढ़ने के बाद आप अपने हार्ट पे इस तरह फूंक मारेंगे और आपने नॉर्मली सो जाना, आप खुद ही आपको नींद आ जाएगी। ये मैं आपको बता रही हूँ, ये एक मतलब जाहिर है, ये तो एक्सेप्टेड आ रही है ये चीजें बताना, लेकिन मुझे किसी बुजुर्ग ने बताई थी ये बात, और ये आज से मुझे करते हुए भी मेरे ख्याल से 2-3 साल हो चुके हैं ये, तो मैं साथ साथ ये करके सोचती। माशाल्लाह। चले जी, इस हवाले से करेंगे बात, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो बात कर रहे हैं हम नींद की कमी के हवाले से और बात करें लाइफस्टाइल के हवाले से। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं ब्यूटी के हवाले से। हुमैरा हमारे साथ है और हम फिर ब्यूटी की बात ना करें, ये कैसे हो सकता है? हुमैरा, अब क्योंकि समर सीज़न जो है वो बिल्कुल समझें कि सर पे है
और अभी भी लोग जो है वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान हो गए जी गर्मियों में स्किन केयर कैसे करें। तो गर्मियों में स्किन केयर कैसे की जाए इन जनरल, सबसे पहले तो आप रेमेडी बता दें जिससे स्किन फ्रेश रहे और पिंपल्स ना निकलें और मतलब हेल्दी लुक रहे स्किन का। जी देखिए, जो नॉर्मली ड्राई स्किन होती है, जो नॉर्मल टू ड्राई स्किन भी उसे कह ले, जो मेरी अपनी स्किन है, तो कुछ लोग समझते हैं कि सिर्फ सर्दियों में ही मॉइस्चराइजर लगाना होता है। ड्राई स्किन या नॉर्मल स्किन वाले, मैं कहती हूँ पूरा साल जितना सीजन रहता है उसमें आपने स्किन को मॉइस्चर जरूर रखना है। एक्नी की जो स्किन होती है उसको जरूरत नहीं होती है क्योंकि उसकी सीबम की एक्सक्रीशन ऑलरेडी हो रही होती है। तो ड्राई और नॉर्मल स्किन वाले अपने लिए लाजमी कोई ऐसी चीजें यूज करें जिसमें ऑयल हो, मॉइस्चर हो, क्रीम हो। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ क्योंकि मेरा भी लाइफ स्टाइल ऐसा है कि बड़ा हार्ड एंड फास्ट मुझे कोई टोटके अगर करने तो मैं इजी टोटका अपनाती हूँ कि जो मुझे इजी लगे। मेरा हमेशा ये होता है कि मैंने बेसन लिया, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा लेमन स्क्वीज किया, थोड़ा सा जाफरान डाला या हल्दी डाली और उसके बाद उसको दूध में या बालाई में, अमूमन मैं दूध की बालाई यूज करती हूँ, थोड़ा सा मिक्स किया और लगाने के बाद मैं फेस पे मिक्स करने के बाद फेस पे लगा लेती हूँ और उसी से खूब मसाज करती हूँ, फिर उसको स्टे कर देती हूँ। 2-4 मिनट के बाद मैं वॉश कर लेती हूँ। आपका फेस इतना अच्छा प्यारी बेबी स्किन हो जाएगी ना, आप ये यकीन करें कि ये बहुत अच्छी रेमेडी। और एक्नी वाले, जिन लोगों की एक्नी वाली स्किन है यानी ऑयली स्किन है, उनके लिए ये है कि वो फिटकरी का इस्तेमाल साथ साथ करें। जहां जहां एक्नी है पहले तो फिटकरी का पीस गीला करके वहां लगाते रहें और अगर उसके स्कार्स खत्म करते हैं तो केला का छिलका कभी मत फेंका करो। केले के छिलके को आपने अंदर की तरफ से आपने उस निशानात पे लगा के 2-4 मिनट के लिए छोड़ देना, फिर पानी से वॉश कर लेना। ये एक्नी स्किन के, ऑयली स्किन के लिए है। और कोशिश करें ऑयली स्किन वाले ज्यादातर कि फिटकरी वाली जो मैंने बताया है, अपनी कोई भी क्रीम वो यूज कर रहे हैं उसमें फिटकरी का पाउडर मिला के मिक्स करके रख लें और वो क्रीम लगाइए। इंशाल्लाह उनके जो पोर्स है, फिटकरी जो है ना वो आपके जो इनलार्ज हो जाते हैं पोर्स, उनको मिनिमाइज कर देती है। तो पोर्स को कभी खुलने नहीं दें। तीसरी चीज साथ साथ ये है दोनों स्किन वालों के लिए कि 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पिए। विटामिन सी जितना आपके पास अवेलेबल है, फ्रूट्स में जितने भी आपके पास जैसे भी अवेलेबल है आप जरूर खाएं। खरबूजा एक बेहतरीन, मेरे ख्याल से फ्रूट्स में सारा मेरे ख्याल से खरबूजा है भी थोड़ा कम बजट में, तो खरबूजा आप लाजमी खाएं। आपकी स्किन अच्छी होगी, आपकी बॉडी के पानी की कमी दूर करेगा, आपकी किडनी के लिए बेहतरीन है, आपके बालों के लिए बेहतरीन है। खरबूजे का शेक बना के पिए। खरबूजे का शेक ऐसे बनता है कि दूध में आपने छिलके समेत, बीज भी मत फेंको, उसके समेत आपने ब्लेंड कर लेना है और उसके बाद आपने जो छलनी होती है ना छिलका, उसका बीज और खरबूजा वो ब्लेंड, कुछ नहीं फेंको। अच्छा ओके सही है, ठीक है जी बोलें। हाँ, अब उसको छान के ना आपने वो शेक पीना है। हाँ। आप देखिएगा आपकी पानी की कमी भी पूरी होगी, आपका डाइजेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा होगा, आपकी स्किन भी बहुत अच्छी होगी, आपके बाल भी बहुत अच्छे होंगे। यानी ये ऑल ओवर खरबूजे के जो छिलके हम बीज जो फेंक देते हैं ना, ये बहुत बेहतरीन है आपकी स्किन और किडनी के लिए। खास तौर पे जो किडनी के पेशेंट हैं वो ये बना के अगर पिएंगे तो आप देखिएगा आपका जो किडनी का प्रॉब्लम है वो भी रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। पथरी है तो वो भी निकल जाएगी। सही। अच्छा उमेरा, जिस तरह से आप बताती हैं रेमेडीज, बहुत जबरदस्त आप रेमेडीज बता रही होती हैं। अब एक मसला तो है और वो मसला ये है कि सबको गोरा होना है, तो ये जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, करते रहते हैं इस बारे में डिस्कशन कि भाई ये जो अब लोगों को गोरा होना है, यानी स्किन वाइटनिंग के लिए कौन सी रेमेडी है जिससे जो है वो झटपट गोरे हो जाएं और झटपट ग्लो आ जाए और फौरन से जो है ना वो स्किन बिल्कुल कहना चाहिए जो कहते हैं ना कि कोरियन ग्लास स्किन हो जाए, वो हो जाए। जी जरा रेमेडी बता दें प्लीज। अच्छा, झटपट तो वैसे कोई भी चीज नहीं होती है। दूसरी चीज ये है कि ये गोरा होने का ना लोगों को खपत है। हाँ। आप अपनी स्किन ग्लासी करो, स्किन को बहुत अच्छा मतलब शाइनी करो, ग्लो करो। ये गोरा होने का खपत अपने दिमाग से निकाल दो। कितने लोग कितना पैसा बर्बाद कर रहे हैं यार इंजेक्शन लगवाने। अब छोड़े ना उन्हें, अब छोड़े ना, लोगों को चाहिए स्किन वाइटनिंग की रेमेडी। आपने रेमेडी बतानी है। आप चावल खाते हैं रोजाना, ठीक है, आपके चावल बॉयल बच जाते हैं। आपने उस बचे हुए चावल को, कोई नहीं कच्चा चावल रखो, कुछ नहीं करो, उस बचे हुए चावल को आपने अच्छी तरह गूदा मिक्स कर लेना है, पेस्ट की तरह बना लेना है, ठीक है। हाँ। किसी भी तरीके से आपने कांटे से फेंक किया,
उसको फेंटने के बाद आपने उस चावल में थोड़ा सा डालना है हनी, थोड़ा सा डालना है बेसन और थोड़ा सा डालना है दूध, ताकि सही। वो अच्छी तरह ऐसा पेस्ट बन जाए जो आपके फेस पे स्टे कर जाए। हाँ। वो आपने मास्क की सूरत में पूरे फेस पे लगाना है और थोड़ी देर के लिए रिलैक्सिंग के लिए यानी 15 मिनट के लिए आपने लेट जाना है। अच्छा। बाद में आपने फिंगर्स को गीला करके जब 15 मिनट्स बाद आपने अच्छी तरह मसाज करना है फेस पे। अच्छा। और वो सारा मास्क फिर आप उतार दीजिए, वो सही। ऑब्जॉर्ब हो जाएगा स्किन के अंदर। आपकी फाइन लाइंस खत्म हो जाएंगी। हाँ। आपकी रिंकल्स सारे खत्म होना शुरू हो सही। जाएंगे। हाँ। आपकी स्किन टाइटनिंग हो जाएगी और आपकी स्किन गोरी भी होगी, यानी आपकी स्किन के टोन जो है वो हाँ। 1 से 2 टोन आपकी बेहतर हो नीचे जाएगा। आ जाएगी। सही, चले जी, ये बड़ी अच्छी रेमेडी जो है वो हुमैरा ने बताई है। और जो कहते हैं ना, मैं और हुमैरा अक्सर बात करते हैं झटपट गोरा होना है, फ़ौरन से गोरा होना है, भाई बाकी फ़ौरन से कोई चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट आप नहीं कर सकते हैं, फौरी रिजल्ट नहीं आते, लेकिन जब आप अप्लाई करते रहते हैं, रेमेडीज़ करते रहते हैं, तो ज़रूर जो है वो रिजल्ट आता है। अच्छा, अब जो एक्नी है, मतलब गर्मियों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि लोगों को एक्नी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उससे बचने के लिए क्या करें, ये बताएं हुमैरा। उससे बचने के लिए सबसे पहले तो मैं हमेशा बताती हूँ, ग्रीन टी का तावा बना के रख लीजिए। सिंपल ग्रीन टी का पानी बना के आपने पका के रख लिया 1 कप पानी स्प्रे बोतल में, और उसके अंदर थोड़ा सा रोज वाटर, हाँ। थोड़ा सा लेमन जूस, सही। ये आप ऐड कर लीजिए। और जहां आप जा रहे हैं स्प्रे कीजिए, क्योंकि धूप में जब आप गर्मी की तरफ निकलते हैं तो ऑब्वियसली स्वेटिंग होती है, फिर सीबम की एक्सक्रीशन होती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन डैमेज होती है। तो आपने ये स्प्रे करना है और बाहर मेकअप कर लिया उसके ऊपर, या आप कहीं भी जा रहे हैं तो स्प्रे करके बस बाहर चले जाइए। ये आपने डेली अपनी रूटीन में रखना है। और साथ में जहां आप फेस वॉश कर रहे हैं, जहां भी जो वॉश बेसिन होता है, उस पर फिटकरी का एक टुकड़ा लाजमी रख दीजिए, ताकि अच्छा। जब भी आप फेस वॉश करें, गीला करके वो फिटकरी का पीस पूरे फेस पे, क्योंकि पोर्स एनलार्ज होते हैं पूरे फेस के, खासतौर पे चीक से एरिया होता है, हाँ। ये और ये वाला एरिया और जी, नोज का। जी, तो जी। ये वाला पोर्शन जो है, इस पे आप खूब रब कीजिए फिटकरी का, और उसके बाद पानी से वॉश कर लीजिए। ये डेली रूटीन करें अपनी। सही। और साथ में कोई भी वेनिशिंग क्रीम यूज कीजिए गर्मी में, मॉइस्चराइजिंग अच्छा। नहीं, आपने वेनिशिंग क्रीम यूज करनी है जो एक्ने की स्किन है उसके लिए। अच्छा, मतलब कोई भी उस तरह से क्रीम यूज़ करनी है। चले, ये तो हो गया जी कि पिंपल्स से बचने के लिए क्या किया जाए। अब पिंपल्स निकल गए और वो भाई बहुत ज़्यादा रेड हैं, इन्फ्लेमेशन हो रही है लोगों को, और बहुत सारे सवाल इस हवाले से भी आते हैं कि भाई बताएं कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्किन ख़राब हो गई है, मतलब रेड भी अलग हो रहे हैं और बहुत मतलब बुरा हाल है स्किन का, तो उसके लिए क्या रेमेडी है? उसके लिए आपने लेना है चरायता नेपाली, ठीक। अफसन 3 और भिट कटाई। ठीक है, ये सही। तीनों चीजें आपने इक्वल क्वांटिटी में ले लेनी है, आपको इजीली पंसार स्टोर से मिल जाएंगी। ठीक है, अब ये चीजें ले ली आपने, तो ये इतनी कड़वी होती है कि आप ऐसे इनटेक नहीं कर सकते। आपने एम्प्टी कैप्सूल्स बाजार में मिलते हैं, आपने कैप्सूल्स 5 मिलीग्राम के जो होते हैं वो भर लेना है उसके अंदर, और आपने 2 कैप्सूल्स डेली लेना शुरू कर देने सुबह नाश्ते के बाद। अच्छा। आपकी एक्नी गायब हो जाएगी, आपकी स्किन ग्लो करना शुरू हो जाएगी, स्किन आप देखेंगे क्लियर हो जाएगी, और ब्लड आपका साफ होना शुरू हो जाएगा इसके खाने से। तो चलिए। एक्नी जितने भी जिसके हाँ। भी किसी के भी मोटे मोटे एक्नी भी होंगे वो गायब हो जाएंगे। चलें जी, ये ठीक 1 है। महीना कर लीजिए। 1 महीने तक। चलें जी, बहुत शुक्रिया हुमैरा, हमारे शो पर आपने हमें ज्वाइन किया, अपना कीमती वक्त निकाला। अच्छा जी, अब ये हो गई हैं ढेर सारी रेमेडीज़, और यकीन करें हुमैरा की जितनी भी रेमेडीज़ हो रही होती है ना, वो मैं देख रही होती हूँ, सुन रही होती हूँ, और मैं ये सोच रही होती हूँ कि भाई इसमें से जो रेमेडीज़ हैं ये सारी काम की इन्होंने बातें बताई हैं। तो जितने भी लोगों को जो प्रॉब्लम है, अगर आप अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपके काम आती है, और हमारा तो काम ही यही है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दें। तो आज का शो आपको कैसा लगा ये बताइएगा हमारी सोशल साइट पर। इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, सब्र और बर्दाश्त से काम लें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग सीरियस 10।